अंदर जो भेजा है यूट्यूब वाली देखिए किसी ने, उसमें पूरा ही है ना कैश फ्लो, 100% है यार। अब तेरे को वो टोपी कहा है तो तेरे को एडजस्टमेंट वाइज चाहिए तो एडजस्टमेंट वाइज दे दूंगा मैं, सही है। क्लास 5 है भाई आज। अच्छा भाई, मैंने आपको जी एक सर ग्रुप पे नहीं भेजा आपने लिंक, कौन सा लिंक चाहिए भाई? बेहतरीन है निशा। अच्छा भाई अब एक बात ये बता दो, 2 सवाल दिए थे वो हो गए? अभी अभी देख लेते हैं। तो सर हमारे पास ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। मैंने जो मोड सेट किया उस पर स्क्रीन नहीं आती, मतलब ये कौन सा मोड है भाई? ये क्या कह रहा है भाई? वो भेज देता हूँ आज। आउटसाइड स्टूडेंट्स को भी होमवर्क भेजा था जी। बस 1 मिनट खाली ये शुरू करें फिर देख लेता हूँ। अच्छा भाई जब आप लोग ये सवाल कर चुके हैं तो दस्ती मुझे ये बता दें कि भाई हमने शुरू कहां से किया था जी? ओपनिंग बैलेंसेस थे, तो जल्दी मुझे बताओ कितने क्लास ऑफ एसेट्स है हमारे पास? ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो होमवर्क दिया था। बिल्डिंग, प्लांट और फर्नीचर। यार ये थोड़ा स्पीड में बताना भाई क्योंकि ये होमवर्क दिया था जी। यार कस्टमाइज बैच के ग्रुप पे भी भेजा था मैंने ये। हाँ भाई जनवरी 1 कौन सा जनवरी है ये? 2020। ओके जी। हमने कहा ये कॉस्ट स्लैश फेयर वैल्यू, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब जल्दी से अमाउंट बता दो, 1.2, 3.2 और 8 लाख। ओके जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भाई 1/20, 1529, 1529580। और ये आ गया आपके पास 1/20, और ये 1670420, और ये वेरी गुड जी। अब सर 2 हेड्स खुल जाएंगे यहाँ पे, एक कॉस्ट स्लैश फेयर वैल्यू का, और यहाँ पे आ गया अक्यूमुलेटेड। अच्छा जी प्लीज फोकस। अब मुझे एक बात बताएं भाई, यहाँ पे हमने लिखना है बैलेंस एज एट, तो हमने पहले यहां से उठा के, आज माउस नहीं चल रहा तो खुद ही लिखना पड़ेगा। अच्छा जी, आपने 1.2 मिलियन, ये आ गया 1,20,000, और ये आ गया 152929580, और सर आपके पास ये आ गया 320। आवाज सही तो आ रही है हसीब भाई? यार बिल्कुल क्लियर आवाज भाई बच्चों को। ओके जी, इधर
अब मुझे एक बात बताएं, इस सवाल में जानी प्लीज जल्दी बताओ, ऑन 30 जून 2021 क्या न्यू प्लांट की कोई एडिशन है? अच्छा भाई वो एडिशन है कोई 9 लाख रुपीस की। फिर बोल रहे ऑन द सेम डे अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ रुपीस 3 लाख रुपीस वॉज रिसीव, वो इसी एसेट के अगेंस्ट में मिली है मुझे, तो क्या मैं इस एसेट को 9 लाख रुपीस पे रिपोर्ट करूंगा नेट बेसिस पे? अच्छा तो नेट बेसिस का मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे एडिशन के कॉलम में सिंपल 6 लाख रुपए दिखाने। कितने लोगों ने किया था खुद से? वेरी गुड जी। इसके बाद सर हमने ये कहा कि इसने इसकी पॉलिसी है कि ये डिडक्ट कर लेता है, इसने सारी कहानी बता दी आपको। वो कह रहा है कि लाइफ ऑफ अ बिल्डिंग जो हमें बताई गई है वो लास्ट रीवैल्यूएशन डेट पे बताई गई है। तो अब इस केस के अंदर क्या रीवैल्यूएशन लॉस है या मेरे पास सरप्लस का बैलेंस है? सरप्लस का बैलेंस है। आपको ये याद होना चाहिए, ये सरप्लस का बैलेंस इस साल के शुरू का है। तो आपको रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ेगी। कल की क्लास में जो लॉस का बैलेंस था वो इस साल के शुरू का नहीं था, उस साल का था जब ये रीवैल्यू हुआ था। सही, दोनों में फर्क है। अच्छा जी, अब मुझे ये देखना है कि इसकी जो फॉर द ईयर की डेप्रिसिएशन बनती है तो 1.2 मिलियन को, तो सर हमारे पास 60,000 रुपए पर ईयर आ गया। तो सर अगर मैं 1/20 को 60,000 रुपए से डिवाइड करवाऊं तो मुझे बताओ कितने साल हो चुके हैं? हम कह सकते हैं 2 ईयर लैप्स फ्रॉम लास्ट रिवैल्यूएशन। ऐसा ही है, 2 साल हो चुके हैं एज कंपेयर टू लास्ट रिवैल्यूएशन। तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है सर? वो है 18 ईयर इस साल के शुरू में। पर याद रखिएगा डेप्रिसिएशन के लिए मैं 20 ही लूंगा और इंक्रीमेंटल को निकालने के लिए 18 लूंगा, क्योंकि वो रिमेनिंग बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा ही है जी। ओके जी। अब इसके बाद और कोई एडिशन नहीं है इसमें? तो बहुत आसान हो गया था यार। अच्छा कोई डिस्पोजल भी नहीं है? ओके जी। फर्नीचर में जो फर्नीचर हमने बेचा है, तो मुझे एक बात बताएं, उस फर्नीचर की कॉस्ट कितनी थी? यार भाई ये तो एक्वायर्ड हो गया। ये रहा जी 0.5 में 150। तो सर हम यहां से 150 को माइनस कर देंगे। सर आइडियली मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर लेता, सही है जी, पर क्योंकि रीवैल्यूएशन है तो मैं यहां इसको क्लोज नहीं कर सकता। पहले हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकाल लेंगे। अच्छा वैसे अगर बिल्डिंग की बात करें भाई, तो बिल्डिंग के अंदर हमारे पास ओपनिंग वैल्यू है 1.2 मिलियन डिवाइडेड बाय, ये आ गया 60,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। सीधा सीधा हिसाब किताब हमने इसमें ऐड कर दिया। ऐसा ही है। अब सर बात कर लेते हैं प्लांट की, ये स्ट्रेट लाइन पे रिड्यूसिंग बैलेंस पे। अच्छा भाई तो मुझे एक बात बताएं, ओपनिंग WDV कितनी है? 1670 420। अच्छा जी, इसमें कोई डिस्पोजल नहीं है तो हमें कुछ माइनस नहीं करना। सिंपली रेट कितना है? कितना आ गया? 2505। गुड यार। अच्छा एडिशन जो 6 लाख रुपए की नेट है मेरे पास, 2955। चलिए सर हमने यहाँ पे 2955 इसको प्लेस कर दिया। अच्छा भाई अब हमारे पास आ गया फर्नीचर, ये तो आपका स्ट्रेट लाइन पे। तो ओपनिंग कॉस्ट बताएं। ओपनिंग कॉस्ट 8 लाख रुपीस है। 150।
ये आ गया आपके पास 650, इसको डिवाइड कर देंगे, पर ये आई थिंक कुछ महीने चला है ना। अच्छा ये पूरा है, ओके। ये कितना आ गया, 65,000। ओके जी, अब आ गया डेप्रिसिएशन ऑन हाँ भाई, सेवन सिक्स। अब अपन को लग रहा है कि तुम कुछ जिंदगी में कर सकते हो या नहीं पास कर सकते हो स्पीड पेपर में। अब तुम अगर वैसे पास पेपर उठाओ बोरिंग कॉस्ट के साथ वाला, अब तो तुम्हें वैसे ऐसे ही लगेंगे सवाल। देखो इट्स ऑल अबाउट कि एक बार अटेम्प्ट करने की देर होती है। अब तुमने जो मुश्किल सवाल किए हैं उसके बनस्बत तो ये आसान है। अब ये अप्रोच की बात है। अब ऐसे रिपीटेटिवली सवाल करोगे तो वो जो हाथ सेट होने का वो है टाइमिंग है, वो आपका रिड्यूस होते होते वो सवाल जल्दी सॉल्व होगा। प्रैक्टिस यही है। अभी FAR2 को भगाया मैंने क्लास से, कोई ये बताएगा कि दिमाग घुमा दिया था उन्होंने। मैंने कहा जाओ घर पे मुंह पे पानी वानी मार के फिर तैयारी करो, फिर कल आएंगे। तो खैर तुम लोग अभी बहुत अच्छे ट्रैक पे, उसका ये मतलब नहीं कि घर जाके सो जाओ, अभी और मेहनत करनी है। पास करने के लिए 18 दिन है। सही है जी। अच्छा भाई ये आ गया 76250। गैरत मैंने दिलवाई है ना। अच्छा भाई, हाँ कल अच्छा सीन था। अच्छा जी मुझे बताओ, डिस्पोजल सिर्फ एक ही क्लास में कितना अमाउंट बताओगे डायरेक्ट? 41, पक्की बात है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, 150 डिवाइडेड बाय जो आपकी टोटल लाइफ है मल्टीप्लाई बाय यूज कितना हुआ है? ओके जी, 2 + 9/12, 2.75। चलें जी। ओके जी, अब सर ये हो गया। अब वैसे आइडियली क्लोज हो जाता है पर क्योंकि रीवैल्यूएशन है तो यहां पे हम बोलेंगे भाई एडजस्टमेंट एक 80 की, ये आज तक का अक्यूमुलेटेड है जो कि रिवर्स हो गया। अच्छा भाई यहां पे हमने लिख दिया एडजस्टमेंट अगेंस्ट अक्यूमुलेटेड 180। अच्छा भाई अब आई थिंक मेरे ख्याल से आपके पास कैरिंग अमाउंट आ चुकी है। एक आखिरी चीज रह गई है क्या? रीवैल्यूएशन। तो भाई मुझे एक बात बताओ, रीवैल्यूएशन के लिए हमने वहां पे समरी लिखी थी कि आपको कैरिंग अमाउंट चाहिए। तो प्लीज एक काम करें, 1.2 मिलियन में से 180 माइनस करें, कितनी आ गई? यही है। अच्छा भाई दूसरी चीज, अगर आप सरप्लस में है तो सरप्लस का बैलेंस निकाल लें ताकि HCA वाली लंबी नहीं करनी पड़े मुझे। तो सर मुझे एक बात बताओ, वैसे ही सरप्लस का बैलेंस अगर मैं निकालूं तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था? 180 का ओपनिंग बैलेंस था। इसको मैंने डिवाइड किया 18 से, तो कितना आ गया? 10,000। ये इसमें से माइनस होके आपके पास बचा होगा क्या सर? हम कह सकते हैं इस साल के आखिर में, प्लीज सुनिएगा बहुत फोकस से, अगर मैं कैरिंग अमाउंट में से सरप्लस के बैलेंस को माइनस करूं तो मेरे पास HCA आ जाएगा। क्योंकि सरप्लस का मतलब है आपकी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और HCA कम है। तो ये बात हमें याद होनी चाहिए। तो मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं ऑलरेडी सरप्लस में हूं और मेरी फेयर वैल्यू कितनी है? 1 मिलियन है। अच्छा जी, तो मेरे पास मेरी फेयर वैल्यू आ रही है 1 मिलियन। तो सर क्या 1020 से यहां आने के लिए जो 20 का लॉस है क्या PNL में चार्ज करेंगे? सरप्लस है मेरे पास, सरप्लस है तो सर आपने इसकी सिंपली एंट्री ये बनानी है, रीवैल्यूएशन सरप्लस यानी OCI डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट। ये आ गया जी। आपने सिंपल यहां पे 20,000 रुपए रीवैल्यूएशन OCI लिख दिया, तो ये आ गया आप कहां पे भाई? 1 मिलियन पे। और ये कितना हो गया?
क्या ये वाला ना 3.8 ये आ गया 650। अच्छा भाई ये एक्यूमुलेटेड बता दो कौन से 20,000 सॉरी लॉस है ओके यही है। अच्छा अब एक बच्चे ने ये कहा कि सर वो HCA भी बता दें तो सुन लें 1 मिनट। भाई हमने कहा यहाँ पे हम HCA की लाइन को ड्रॉ करते हैं। मेरी कैरिंग अमाउंट आ रही है 10200000 और तुम्हें सवाल ये बता रहे तुम्हारे पास सरप्लस का बैलेंस है। तो सरप्लस के बैलेंस का मतलब ये है कि आप हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट के ऊपर है या नीचे, अपवर्ड है, क्योंकि मेरी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है। क्योंकि देखो एक चीज सिखाई है मैंने, अगर आपके पास सरप्लस का बैलेंस है तो आप HCA से ऊपर है, यानी आपकी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट कम है। तो आपको पता है कि यहां से यहां तक के सफर में सिर्फ OCI का ही बैलेंस है और वो कितना है 170। तो अगर 1020 में से 170 माइनस करो, प्लीज बताओ आंसर कितना आया 850। अच्छा जी तो ये कुछ कहानी है। अच्छा अगर ये कहता कि आपका रीवैल्यूएशन लॉस था पहले, तो आप क्या HCA से ऊपर होते या नीचे होते? तो फिर हम वर्किंग जैसे कल की थी वैसे होती, ऐसा ही है। अच्छा भाई अब व्हाटसोएवर द केस इज आपको 10200000 से 1 मिलियन पे आना है। तो क्या 1 मिलियन HCA से ऊपर है? तो आपकी जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी वो PNL में होंगी या सिर्फ OCI की हद तक? OCI की हद तक होगी, कोई भी PNL में चार्ज नहीं होगा। क्लियर है जी। अब एक सवाल आ गया सर 180 माइनस क्यों किया है ये बता दें भाई। कौन सा 180? ये अक्यूमुलेटेड वाला बेटा रीवैल्यूएशन के लिए किया है ना। सही है। अच्छा भाई पीपी के नोट में आप यहाँ पे लाइफ भी लिख देते हैं कि भाई किस किस एसेट की कितनी कितनी लाइफ है और यहाँ पे लिख देते हैं उसका मेथड के आपका ये जो है कॉस्ट मॉडल पे, फेयर वैल्यू मॉडल पे, स्ट्रेट लाइन पे, रिड्यूसिंग बैलेंस पे, सारी चीजें। सही है जी। ये लाजमी है, ये लाजमी है पेपर में। यार एक चीज सुन लो इधर, ये एग्जाम में लाजमी है कि आपने यहाँ पे लाइफ भी बतानी है और आपने मेथड भी बताना है कि स्ट्रेट लाइन मेथड है या रिड्यूसिंग बैलेंस है, और आपने यहाँ पे मॉडल भी बताना है कि कॉस्ट मॉडल है या, क्योंकि कोई भी बंदा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा तो उसको खुद पता लगना चाहिए कौन सा एसेट किस पे कैरी हो रहा है। क्लियर है? ये मार्क्स होते हैं ना इसके, ये प्रॉपर डिस्क्लोजर है। आपने जो फाइनल आंसर निकाला ना, अब सवाल में आपको डेटा गिवन है, जल्दी बता दो, अभी पुट इन करते हैं इसको। लाइफ कितनी है बिल्डिंग की? नहीं अब 20 नहीं, इस साल के आखिर की। सही है जी। और इसकी कितनी है भाई? रेट है ये तो। अच्छा यहाँ पे रे लाइफ स्लैश रेट, इसकी 10 इयर्स आ गई। ऐसा ही है। अच्छा भाई जो हमारे पास मेथड है वो है रीवैल्यूएशन मॉडल। नहीं ये तो मॉडल में आएगा ना, मेथड में आएगा ये स्ट्रेट लाइन एक मिनट जी। देखो आपके जो अकाउंट्स होते हैं ना, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स खोल के देखोगे वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। तो पूरे साल की मूवमेंट भी बता दी, कितने एसेट्स हैं वो भी बता दिए, कौन सा एसेट किस मॉडल पे कैरी हो रहा है, कितनी लाइफ है वो भी बता दिया जी। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। सही है जी। भाई डिस्क्लोजर से पहले कंपनी का नाम डालते ना, वो तो पहली क्लास में बताया था कि XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड। भाई ये काम कर लो यार इधर, अल्लाह की कसम। ये देखो भाई, ये वाली चौरंगी जो साल की ओपनिंग में बनाई है ना, यही क्लोजिंग में भी बनाओगे, क्योंकि क्लोजिंग कॉस्ट अलग होगी, क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड अलग होगा। तो सर ये बहुत बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा भाई यहाँ से कॉस्ट उठाना?
और यहां से एक्यूमुलेट को उठाना, तुम्हें क्या मिल जाएगी? क्लोजिंग बुक वैल्यू। उसके नीचे ये कारस्तानियां कर देना। सिंपल ये खाली लिखत पढ़ाते हैं इसके बाद। सही है जी। मैं फिर बता दूं, आपने जो सवाल शुरू करना है, आपने ऊपर भाई XYZ लिमिटेड नोट्स फॉर द ईयर एंडेड, जो ये ईयर आएगा यहां पे लिख देना और नीचे से ये शुरू कर देना। सॉरी ये एक मिनट। सही है भाई। अच्छा यार बातें नहीं हुए, बातें नहीं, इधर देखो सब जल्दी, इधर देखो भाई। अभी तुम लोग मेन चीज में नहीं जाना, तुम ये देख लो पहले सजाना कैसे है उसको। सही है जी। सजावट में सबसे पहले आपने कंपनी का नाम लिख दिया, आपने इसके बाद बताना है कंपनी के नाम के बाद ये इस कंपनी के नोट्स और किस साल के लिए बन रहे हैं, दिसंबर 31 2021। आपने जैसे ही ये हेडिंग डाली, आपने बता दिया कि भाई ये जो नोट है ये किसका नोट है। और यहाँ पे नोट का कोई भी नंबर दे देना, यहाँ से नंबर पे कोई गर्ज नहीं है। आपने बता दिया कि भाई ये नोट है। अच्छा क्यों नोट बताते हैं हम? क्योंकि बैलेंस शीट में से सिंगल अमाउंट जाती है, और बैलेंस शीट में कॉस्ट जाती है, एक्यूमुलेटेड जाता है, नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू उसका ब्रेकअप कहाँ आ रहा होता है? नोट्स के अंदर। तो सिंपल आप एक काम ये करें कि आपने पहले कंपनी का नाम बताना है, किस साल के नोट्स बन रहे ये बताना है, आपने नोट का नाम दे देना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपने ओपनिंग की वर्किंग की जो यूजुअल है, आपने ओपनिंग से लेके क्लोजिंग की मूवमेंट बनाई, तो मैं क्लोजिंग कॉस्ट भी मिल गई और क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी मिल गया। अब जो ऊपर तुमने जो कॉस्ट एक्यूमुलेट का ब्रेकअप बताया था वो आखिर में भी बता देना, पर क्या वो वैल्यू शुरू की होंगी या आखिर की होंगी? आखिर की वैल्यूज होंगी। और आखिर की वैल्यूज के बाद आप ये इंफॉर्मेशन दे देना, और ये आपको अज्यूम नहीं करनी, ये आपके सवाल में गिवन होंगी। आपने सिर्फ उसको यहाँ पे ऐसे प्लॉट कर देना, दैट्स इट। इसके सिंपल प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं। सही है। अच्छा भाई मिशेल कह रही है कि सर ये 20 मार्क्स का क्यों आता है? बेटा इतना लेंदी भी तो है ना। सही है जी। क्लियर है भाई? ओके जी। अब इधर भाई, अच्छा भाई अलीशान कह रहे भाई, तो सुन लो यार जानी इधर। यार एक तो तुम लोग पता नहीं ये कहाँ से ये अंग्रेजी सीखते हो ना, ये इस पे गुस्सा आता है। कंपैरेटिव, कंपैरेटिव का मतलब पता है भाई? लास्ट ईयर की फिगर्स। अगर उसने 2 सालों का नोट बनवाना होगा तो कितने सालों की वर्किंग करवाएगा? 2 सालों की, तो वो तुम्हारा कंपैरेटिव होगा। अब अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं यहाँ पे, या इधर देख लो भाई कंपैरेटिव तो मैं सिखाता हूँ, इधर सुनो। प्लीज कैलकुलेटर निकालो जल्दी से। इसका टोटल बताओ जिसमें तुम्हें मौत आती है करने में। अच्छा टोटल जल्दी, टोटल कॉस्ट बताओ एसेट की। बेटा मर्जी नहीं है, एग्जामिनर देखने के लिए बुला लेता वापस से। इधर टोटल बनाना होता है अनलेस कि वो स्पेसिफिकली मना करे सवाल में। जल्दी से मुझे एक्यूमुलेट बताओ विदाउट किसी बातों के। 58 बुक वैल्यू बताओ। 82 ओके जी। 32304। अच्छा भाई यहाँ पे हमने किया ये कि ये वाली जो बुक वैल्यू है ये 3230, ये मैंने यहाँ पे पीपी, यहाँ पे नोट का रेफरेंस और यहाँ पे नोट नंबर 16। भाई ये हमारे दिल की तसल्ली के लिए कंपैरेटिव है, यानी लास्ट ईयर की फिगर। और अगर मुझे ये जाके देखना है बच्चों के इस 3230420 का ब्रेकअप क्या है, तो मैं कौन से नोट में जाऊं? नोट नंबर 16 में, जो कि इस साल का शुरू है, यानी लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। तो मैंने ये जाके देखा कि भाई अगर कौन कौन सी एसेट्स हैं, कितनी कॉस्ट है, कितना एक्यूमुलेटेड है, तो मुझे वो ब्रेकअप दिख रहा है। अब ये कहानी
तो ओपनिंग की है ना, क्या साल के आखिर में चीजें सेम होंगी या मूवमेंट्स होंगी? अच्छा, वो मूवमेंट एडिशन, डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन ये होती हैं। तो हमने क्या यहाँ पे उसको प्रॉपरली पार किया? ऐसा ही है। अब आ गया साल का आखिर। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, इन दोनों का सम कितना आता है साल के आखिर में, अक्यूमुलेटेड का? जल्दी से। इन दोनों का सम बताओ बच्चों जी। 218। ओके जी। अब साल के आखिर में ये बता दो कि भाई इन सब का सम कितना है। क्लोजिंग 5-4। ओके जी, ये आ गया। अच्छा भाई 545000 माइनस दिस अमाउंट, इसमें से ये माइनस करें जी। 326 देख लो, यही है भाई। 545000 में से 2180413। हाँ 2180, तो पहले भी तो यही था। एट 5-7 सही है जी। अच्छा भाई, जो बच्चा ये पूछ रहा था जानिए कि भाई सर ये बता दें कि कंपैरेटिव का क्या मतलब है। ये हो गया करंट ईयर, ये हो गया कंपैरेटिव ईयर, यानी लास्ट ईयर की फिगर्स। तो आपने एक ही पास पेपर ऐसा आया तुम्हारे पूरे हिस्ट्री के अंदर जिसमें उसने बैलेंस शीट में करंट ईयर भी मांगा है और कंपैरेटिव भी मांगा है। पर आपको उसमें ख्याल रखना है कि कंपैरेटिव में कौन से पीपी आएंगे और इस साल कौन से पीपी आएंगे। सही है जी। तो कंपैरेटिव का मतलब है लास्ट ईयर पीपी कितने पे कैरी हो रहा था, करंट ईयर का मतलब है इस साल के आखिर में पीपी कितने पे कैरी हो रहा है। इसकी पूरी मूवमेंट कहां मिलेगी? नोट्स में, बैलेंस शीट में एक लाइन आइटम आएगा। क्लियर है जी? जी राफे, डिस्क्लोजर का कंपैरेटिव मांगेगा तो बेटा तेरे को यही डिस्क्लोजर एक साल पीछे जाके बनाना होगा, फिर वो तेरे को पूरे पेपर में एक ही सवाल देगा। अगर डिस्क्लोजर तुम्हें कंपैरेटिव मांगेगा वो, तो पूरे पेपर में एक ही सवाल होगा। या तो वो सवाल 20 से 22 नंबर का होगा, पर उसके अंदर एडजस्टमेंट हर साल में एक दो होंगी। क्या हो गया? देखो एक बात सुनो सुनो सुनो, देखो यार, एक मिनट जानी बातें नहीं। देखो वो तुम्हें बोले कि भाई कंपैरेटिव डिस्क्लोजर भी चाहिए राफे, तो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर तुमने जो ये वर्किंग शुरू की है 1 जनवरी 2021 से, तुम ये वर्किंग शुरू करते 1 जनवरी 2020 से, उस 20 को लेके आते तुम 31 दिसंबर 2020 पे, वो 1 जनवरी 2021 का ओपनिंग बनता। तो कितने डिस्क्लोजर बनते? दो, एक इस साल का। ये अपने पास चाहो तो लिख भी लो कहीं साइड में कि अगर कंपैरेटिव के साथ डिस्क्लोजर आया तो पहले आपको जो वर्किंग करनी है लास्ट ईयर की करनी है, क्योंकि उस लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का क्या बनेगा? ओपनिंग बनेगा। और फिर डेफिनेट सी बात है वो आपको इस साल का ओपनिंग नहीं बताएगा, वो आपको ओपनिंग कब बताएगा? लास्ट ईयर का। यानी इस साल मुझे बताओ, इस वाले सवाल में जो अभी तुमने मेरे साथ किया, इस वाले सवाल में ओपनिंग बैलेंस किसका दिया हुआ था? 2021 का। अगर वो कंपैरेटिव मांगता ना तो तुम्हें ओपनिंग बैलेंस कौन सा देता? 2020 का। तो पहले तुम 2020 से लेके तुम 2020 के आखिर में आते, और वो 2020 का आखिर क्या बनता है? इस साल का ओपनिंग बनता। तो वो इस केस में तुम कह सकते हो कि कंपैरेटिव का सवाल आएगा। बट फिर बता दूं, कंपैरेटिव का सवाल अगर 2 सालों का आया तो उसमें एडजस्टमेंट मैक्सिमम 2 होंगी हर साल में, यानी 2 पिछले साल में, 2 इस साल में। सिंपली डेप्रिशिएट करके तुम्हें आगे लेके आना होगा। क्लियर है? बस ये बात याद रखना। ओके जी। अब सर इसके एंड में एचसीए के बैलेंस भी तो लिखते हैं ना, किसने कह दिया इल्मा के हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट लिखते हैं? बिल्कुल नहीं लिखते, नहीं लिखते बेटा। देखो एक बात सुनो इधर, खुदा के वास्ते यार, भाई मैं कोई फर्म में, मुझे कोई मतलब 9 साल हो गए,
मैंने किसी कंपनी में ये देखा कि HCA को नीचे लिखता हो। ओ भाई ये मेरी बात सुनो इधर यार, सब इधर, अभी सारे चीजें खत्म, इधर सुनो मेरी बात। भाई खुदा के बंदो अकल तो लगाओ। ये जो तुम्हारे पास ये वाली फिगर्स आ रही हैं नशेइयों, ये वाली, ये हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट ही तो है। ओ भाई जो ऐसे नशेइयों कॉस्ट पे कैरी होगा उसकी HCA और क्या होगी, यही HCA होगी। फिर यही नीचे लिख के दिखाऊंगा क्या, अजीब बातें कर रहे हो यार। और जो एसिड रीवैल्यूएशन पे है, सुनो मेरी बात, जो एसिड रीवैल्यूएशन पे मैं तुम्हें बताता हूँ डिस्क्लोजर है क्या। जो अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं शेयर होल्डर को ये बता रहा हूँ कि भाई HCS की है, बोलेगा भाई मैं क्या करूँ HCS की है, तेरा रीवैल्यूएशन मॉडल है, तू रीवैल्यूएशन बता। और एक और चीज है, रिक्वायरमेंट ये नहीं है डिस्क्लोज करने की, रिक्वायरमेंट ये है कि अगर तुम लोग रीवैल्यूएशन कोई 4 या 5 सालों में करते हो, उसकी वैल्यू डिस्क्लोज करनी होती है। इवन आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सीखा होगा कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भले ही कॉस्ट मॉडल पे रखें, पर आपको उसको फेयर वैल्यू क्या करनी होती है, डिस्क्लोज करनी होती है, क्योंकि वहां पे रिक्वायरमेंट है। एक एसेट ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे है, मैं उसको ये बताऊंगा कि तेरे कचरा एसेट का HCA ये, बोलेगा मैं क्या करूं उसका। बात समझ आ रही है? तो यार खुदा के वास्ते लॉजिकली क्लियर हो जाओ, HCA जैसी की चीज कभी भी डिस्क्लोज नहीं होती। हाँ, अगर आपका एसेट कोई कॉस्ट मॉडल पे है तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में उसकी कौन सी वैल्यू डिस्क्लोज होती है, क्योंकि हमने वो बाय चॉइस कॉस्ट मॉडल ऑप्ट किया हुआ और उसकी मार्केट वैल्यू बताना हमारी जिम्मेदारी है। उस केस में ये होता है। भाई बात क्लियर है? अल्लाह की कसम BP हाई करना हो ना। अच्छा जी, अब क्लियर है? क्या कह रहा है भाई? BP बी समझ रहा है इधर? चले जी। अच्छा भाई ये बात क्लियर हो गई, कंपैरेटिव करंट ईयर ये सारे मसले हल हो गए तुम लोगों के? गलत तारीफ कर दी थी मैंने। आगे इधर सुनो यार, तुम लोग ना थोड़ा सा डायरेक्शनल रहो, सही है चीजों में। और ये अच्छा तुमने पूछ लिया, ये डिस्क्लोजर वाला ब्लंडर नहीं मार के आना। फॉर्मेट कौन सा, किसने कहां से आया ये? सुनो 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 सुनो, या तो कौन है ये, क्या बोला, वापस बोल यही अल्फाज। आगे हलक में आगे डरा ना तू। हाँ सॉरी बोल। हाँ गुड, इधर जल्दी। अच्छा बात सुनो, देखो मे बी मैं ये नहीं कह रहा, मे बी उसने तुम्हारी आसानी के लिए HCS निकलवाई हो ताकि तुम सरप्लस की वर्किंग कर सको, पर उसको फाइनल आंसर का पार्ट नहीं बनाना। हाँ एंड में नहीं लिखवाई ना, बस बिल्कुल ये बात याद रखना, तुम पर्पस गलत बता रहे हो। उसने सिर्फ इसलिए कहा होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसको मैं बैक नहीं कर रहा, मैं उसको सिर्फ बता रहा हूँ कि उसने मे भी इसलिए बताया हो तुम लोगों को कि तुम्हारी HCA की अमाउंट तुम्हारे पास हो ताकि रीवैल्यूएशन कर सको, इसलिए बताया होगा, दैट्स इट। इसके अलावा फाइनल डिस्क्लोजर का पार्ट नहीं बनेगा, ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ, और तुम्हें करना भी नहीं है। फाइनल डिस्क्लोजर का पार्ट नहीं बनेगा। हाँ उसने HCA तुम्हें बाकायदा लिखवाई होगी, क्यों, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीवैल्यूएशन। अगर तो है उसको प्लीज फाइनल आंसर का पार्ट नहीं बनाना ऐसे डिस्क्लोजर में। डिस्क्लोजर में सिंपल मैं तुम्हें गिनवा देता हूं, ऊपर कंपनी का नाम, किस साल का बन रहा है, मूवमेंट, लाइफ, मॉडल, और उसका जो मेथड डेप्रिसिएशन का, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं होता। FAR 2 में आओगे, वहां तुम लोगों को ये बताऊंगा कि भाई और एडिशनल डिस्क्लोजर कौन से होते हैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से। मैं तुम्हें वैसे ही जिक्र कर लेता हूं। कंपनीज एक्ट तुम्हें ये कहता है कि कोई एसेट जो तुम्हारा है पर किसी और ने उसका पोजीशन लिया हुआ, यानी उस पर कोई केस वेस चल रहा है, तो वो भी डिस्क्लोज करोगे। एक प्लांट है, उसकी कैपेसिटी और यूजेज कितनी है वो भी डिस्क्लोज करोगे, पर ये तुम्हारे IFRS की रिक्वायरमेंट नहीं, ये 5th शेड्यूल की कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है, जो कि तुम्हारे कोर्स पे अप्लाई नहीं होती है। तुम्हें सिर्फ IFRS के डिस्क्लोजर याद रखना है जिसके अंदर कंपनी का नाम, किस साल का नोट है, ओपनिंग से लेके क्लोजिंग की मूवमेंट, लाइफ, मेथड, और पॉलिसी ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट्स इट। सही है जी, ये बात याद रखिएगा। अब इसके रिलेटेड कोई सवाल है तो बता दो जी। अब एक सवाल आया है सर, एक बात बता दें। हाँ जी, भाई असाम खान कह रहे हैं, सुनो यार जानी इधर, अभी आगे भी करना तो भाई कुछ यार। असाम खान कह रहे हैं सर ये 1,80,000 से माइनस क्यों किया। भाई पहले ये बता दो असाम खान मेरी जान, तुमने यहीं से क्लासेस ली हुई हैं, फिर मैं अकॉर्डिंगली जवाब दूंगा।
तुम्हारे जवाब पे डिपेंड करता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ आगे। तूने यहीं से क्लासेस ली हुई है। अच्छा भाई अब मेरी बात सुन, अल्लाह की कसम, या तो मैं तेरे को यहां से क्लास से निकालूं, नशे ही तेरे को मैंने बता दिया तुम लोगों को कितनी बार। भाई इसको बताओ यार, ये रीवैल्यूएशन के लिए क्यों रिवर्स करता हूं मैं अक्यूमुलेटेड, ताकि फेयर वैल्यू पे जब लेके जाऊं तो वो अगेन एंड अगेन उसको रिड्यूस ना करे। तो भाई ये उसके लिए माइनस किया है ना। सही है जी, अभी तो गायब हो गया। अच्छा भाई चले जी इधर जल्दी। अच्छा भाई ये सवाल हो गया। इसके बाद भी मैंने एक सवाल दिया था, इसमें इम्पेयरमेंट थी। इम्पेयरमेंट आई थी एसेट में, नहीं आई थी? नहीं आई? आर यू श्योर अबाउट इट? किस किसने किया है वो सवाल? इम्पेयरमेंट थी नहीं थी, सच बताओ। आधा करके उसको कटा दिया। अच्छा पहले बताओ एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, इम्पेयरमेंट इससे पहले तुमने डिस्क्लोजर के साथ किए कभी? नॉर्मल क्वेश्चंस किए ना? आओ जी देख लेते हैं जल्दी से। हाँ जी, प्री टैक्स लेते हैं ना, सही। भाई बात सुनो इधर, तुम कंपेयर कर रहे हो डिसीजन मेकिंग को नशई यहाँ पे अकाउंटिंग से। मैं आपको बताता हूँ प्री टैक्स क्यों लेते हैं, सुनो। पोस्ट टैक्स का मतलब ये कि टैक्स के बेनिफिट के साथ, हाँ या नहीं? अच्छा जी, आपको आईएफआरएस ये कहता है, आपका ये जो इम्पेयरमेंट का आईएस 36 है वो ये कहता है कि भाई अब जब आप एक एसेट की परफॉर्मेंस को असेस कर रहे हैं तो आप उसके अंदर जो टैक्सेशन के इम्पैक्ट्स हैं वो अकाउंट फॉर विदाउट टैक्स देखेंगे उसको। तो अगर विदाउट टैक्स देखना चाहते हो तो प्री टैक्स लूंगा या पोस्ट टैक्स? एनपीवी में जो मैं वो भी करा देता हूँ। एनपीवी के अंदर हम पोस्ट टैक्स इसलिए लेते हैं क्योंकि आप नेट बेनिफिट्स देखते हो कॉन्ट्रैक्ट के, क्योंकि अगर कुछ कमाओगे तो उस पर टैक्स भी तो देना है यार। सुन लो यार, ये सीख लो ये भी यार। एनपीवी में बेटा पोस्ट टैक्स इसलिए लेता हूँ क्योंकि तुम डिसाइड करते होते हो कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए वायबल है या नहीं है। वो प्रोजेक्ट वायबल तब होगा जब सारे कैश फ्लो की पेमेंट आ जाए, और सारे कैश फ्लो की पेमेंट में टैक्स भी होता है। बिल्कुल सही है। किसमें? अभी अकाउंटिंग में तुमने क्या सीखा हुआ है, क्या लेते हैं? बस तू यहाँ तक सही है। अल्लाह का यार क्या बोलूं इधर। ओ भाई ये तारीफ की थी ना, ये सब वापस नहीं हो इस लायक इधर। ओके जी सही है, 1 मिनट। अच्छा जानी अब जल्दी से ओपनिंग बैलेंसेस लिखवा दो, ये तो तुमने किया ही होगा ना? चलो अल्लाह का शुक्र है। भाई फिर ये 3 एसेट्स हैं। ओके जी इधर जल्दी से मुझे बता दो भाई। कॉस्ट कितना है भाई? 1.8 मिलियन। प्लांट 1 पॉइंट। ओके जी अक्यूमुलेटेड 3.6। 1.8 मिलियन में से 3.6 का भंगी डेप्रिसिएशन है। इधर इधर उठ के इधर, ये कितना आ रहा है? 375,000।
अच्छा भाई, दो अकाउंट हेड्स खुल जाएंगे इसके, कॉस्ट स्लैश फेयर वैल्यू। अच्छा भाई एक चीज देख लेना, यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्लैश बहुत सुकून से समझना। आप लोगों ने जो सर अहमद के साथ एंट्रीज की हैं उसके अंदर सर ने आपको स्पेसिफिकली दो तरीके बताए होंगे। एक तरीका तो ये है, अबे यार ये क्या सवाल है ये, आप नजर नहीं आ रहे हो भाई, आ तो रहा हूँ, ये कैमरा खुला हुआ है, ये तो रहा, और क्या देखना चाह रहा है सर? फुल स्क्रीन पर ही आते हैं, ये फुल स्क्रीन पे तो आ रहे हैं। स्क्रीन थोड़ी सी आप वो मिनिमाइज कर देना। अच्छा भाई, ओ भाई तू कैसे देखता है वो, बताइए इनको। ओए हसान, मोदी वाला स्क्रीन आती है ना जो क्लास लेता है घर पे, कैसे आती है ये बता। हाँ अच्छा जी ओके। एक एक भंगी कह रहा है कि एस्केप का बटन दबा दो, वो भंगी कैंसिल ही करा रहा है इधर। अबे एक को क्लास ही कैंसिल करा दी उसने, वापस आया वो ज्वाइन करेगा इधर। चलो इधर जल्दी इधर आ जाओ भाई प्लीज। अच्छा भाई देखो एक चीज इसमें एडिशन हुई है, सर अहमद की बात कर रहा था मैं, सर अहमद ने आपको ये बताया होगा इम्पेयरमेंट की एंट्री रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, प्लीज बहुत सुकून से सुनना। तुमने डिस्क्लोजर के साथ नहीं किया, मैं मिक्स करा रहा हूँ सर, सुनो। या तो आप इम्पेयरमेंट लॉस को डेबिट करें या पीपी को डायरेक्टली क्रेडिट करें, पहला तरीका ये है। अच्छा बट जब डिस्क्लोजर की बात करते हैं ना तो उसके अंदर एंट्री ये नहीं बनती, उसके अंदर एंट्री ये बनती है इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट। जैसे हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जमा करते हैं ना, अब एक बात सुनो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब यह है आज तक का यूजेज, पर अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट का मतलब यह है आज तक की इम्पेयरमेंट लॉसेस। दोनों में फर्क है, एक लॉस बुक हो रहा है यूज होने का, और जो इम्पेयरमेंट लॉस होता है वो यूजेज का नहीं होता, वो एसेट के वियर एंड टीयर के अलावा है। यानी एसेट डैमेज हो जाए या उसकी मार्केट में वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, तो व्हाट्सोएवर रीजन की वजह से, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो आपके एसेट में डिक्लाइन आया है, उस लॉस को मैं कहता हूं इम्पेयरमेंट लॉस। उसको डेप्रिसिएशन से अलग रखना होता है, पर उसको जमा तो करना है ना मुझे, और कब तक जमा रखना है उसको, जब तक वो रिवर्स ना हो जाए या तो एसेट डिस्पोज ना हो जाए। पहले बताओ ये बात क्लियर है? चलिए जी आगे। तो मैंने क्या किया अभी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्लैश इम्पेयरमेंट, तो क्या हम ये कह सकते हैं अभी तक इस सवाल में जो मैंने किया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है मैं सवाल बना के दे दूंगा आज ही के दिन में कि आपकी इम्पेयरमेंट रिवर्स हो रही हो, वो भी देख लेंगे। तो पहले ये सीख लो कि इम्पेयरमेंट चार्ज होगी तो क्या होगा। तो पहली चीज ये बता रहा हूं जानी, मैं बहुत सुकून से समझो इस बात को, कि आपके पास जो ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग दिया हुआ है ना, इसके अंदर इम्पेयरमेंट नहीं है। देखो आपका एसेट दो वजूहत की वजह से डिक्रीज होगा, प्लीज सुकून से समझना, या तो एसेट के यूजेज की वजह से या तो इम्पेयरमेंट की वजह से, दोनों लॉसेस है ना। दोनों लॉसेस आपके एसेट की वैल्यू को बच्चों क्या करेंगे, कम करेंगे। पर ओपनिंग तक मुझे ये पता है कि कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। पर हाँ अगर क्लोजिंग में आ गया तो आपके पास जो ये नेगेटिव फिगर होगी, क्या वो सिर्फ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा या उसके अंदर अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट भी होगी, यानी वो दो चीजों का सम होगा। पर वॉट एवर द केसेस, वो दोनों चीजें आपके एसेट को क्या कर रहे होंगे, रिड्यूस कर रहे होंगे। भाई यहां तक क्लियर है, पक्की बात है? अबे हाँ या नहीं? ओके जी। इधर अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, सर हमने यहां पे बैलेंस लिख दिया एज एट January 1 2000, कौन सा साल है भाई, 2020, 2020 ही है ना। अच्छा भाई हमने बैलेंस लिख दिया 1.8 मिलियन का, 3.65 और ये आ गया 1.8, ये 3650,000 और ये आ गया 1250,000। अच्छा भाई हमने यहां पे भी लिख दिया बैलेंस एज एट January 1 2020, 360 आ गया। ये आ गया जी आपके पास 9891
50 और आ गया आपके पास 375,000। अच्छा भाई पहले तो बता दो इस सवाल में क्या कोई एडिशन है? ऐसा ही है। अच्छा जी अब वो सवाल यहाँ पे हमें चिपकाना तो है, बट एक मिनट उसको भी करते हैं। अच्छा भाई एडिशन आप बता दें क्योंकि मैंने यहाँ पे चिपकाया हुआ नहीं। सवाल कितनी है? 550 प्लांट पे डायरेक्टली। ओके जी। और वही फर्नीचर में एडिशन और डिस्पोजल, बाकी कुछ भी नहीं है? पक्की बात है? गुड यार, चलो जी डिस्पोजल भी नहीं है। अब सर यहाँ पे हम आ जाते हैं डायरेक्टली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। पर पहले मुझे ये बताओ सवाल में इम्पेयरमेंट टेस्टिंग साल के आखिर में हो रही है शुरू में? आखिर में। अब एक और चीज, जब भी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होती है तो आपको कैरिंग अमाउंट चाहिए होती है। तो सर क्या ये कंक्लूड करें कि जब रीवैल्यूएशन होगी तब भी कैरिंग अमाउंट चाहिए, जब इम्पेयरमेंट होगी तब भी कैरिंग अमाउंट चाहिए? तो सर डेप्रिसिएशन के लिए आई थिंक कि पहले तो मैं 1.8 मिलियन को डिवाइड कर दूं कितने से? रिमेनिंग लाइफ से। और लास्ट रीवैल्यूएशन डेट पे लाइफ कितनी बताई है उसने? 15। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताएं फॉर द ईयर का 120,000 आ गया। क्लियर है? अच्छा भाई अब इसके बाद पहले आप काम ये करें कि ये जो ओपनिंग बुक वैल्यू है इसके ऊपर परसेंटेज चिपकाएं। कितनी है? 10%। तो ये आ गया 266,850। अच्छा भाई यहां पे इसकी वर्किंग कर ही लेते हैं ताकि तुम्हें याद रहे। डेप्रिसिएशन आ गया प्लांट के ऊपर, ओपनिंग बुक वैल्यू लिख दी भाई हमने यहाँ पे 266,850 का बच्चों 10% आ गया 266,085। अच्छा भाई डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन कितना है यानी 550 का 10% इंटू 6/12 27,500। ये कितना 293585। शुक्रिया जी 293585 ऐसा ही है। अच्छा भाई अब मुझे एक बात बताओ, ये आ गया इसके अंदर तो कोई एडिशन डिस्पोजल नहीं है, तो प्लीज आप 1250 को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करें। लाइफ 10 साल है इसकी, 1.25। अच्छा यार अब प्लीज इधर फोकस। अब वैसे आइडियली मैं यहाँ पे सवाल को क्लोज कर देता, पर अब है कौन सी टेस्टिंग? इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। अच्छा जी प्लीज इधर देखिएगा, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए हमें कुछ यहाँ पे काम करना है जी। इधर देखें, पहले मुझे एक बात बताएं, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कौन सा एसेट की हो रही है? प्लांट की। अच्छा अब एक और चीज, मुझे एक बात बताएं, क्या हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये है बिफोर चार्जिंग एनी इम्पेयरमेंट? ऐसा ही है, इन दोनों का सम बताओ। 1282735 ये आ गया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज एट 31/2020। हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ एसेट है अब वो इन दोनों की मिला के 4.2 मिलियन। अच्छा ये आ गई हमारी कैरिंग अमाउंट एज एट 31 दिसंबर 2000। देखो मैं कह रहा हूँ आइडियली यहाँ पे सवाल खत्म हो जाता, क्योंकि इम्पेयरमेंट के इंडिकेटर्स है तो हमें चेक करना ही है। ऐसा ही है भाई, यहाँ तक तो कोई पंगा नहीं है, तो यहाँ तक पूछ लो। ऐसा नहीं कि बाद में बोलो कि ये वैल्यू कैसे आ रही है। कैरिंग अमाउंट क्लियर है? रीवैल्यूएशन से पहले भी तो कैरिंग अमाउंट तुम ही निकालते हो ना, तो ये भी यही किया है मैंने। आगे सुनिए जी, अब बहुत फोकस के साथ,
मुझे एक बात बताएं, सवाल के अंदर आपके पास, मैं यहाँ पे इसको नीचे ही पेस्ट कर दूं ताकि वहां से हम रेफर करें। ये रहा जी। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं जी, यहाँ पे वो बोल ये रहा है कि नेट कैश इनफ्लोज फ्रॉम द प्लांट 2021 1.5 मिलियन के, विच विल रिड्यूस बाय 5% सब्सिक्वेंटली, यानी ऑनवर्ड्स ये जो कैश फ्लोज है ये क्या होते रहेंगे, रिड्यूस होते रहेंगे। अच्छा तो हमने ये कहा कि भाई आप यहाँ पे सर 2021 यही 5 साल है क्योंकि आपको आखिर की वैल्यू चाहिए। अच्छा भाई हमने कहा पहले तो सर हम इनफ्लो ले लेते हैं, पहले ये तो 1.5 मिलियन ही आ जाएगा। वन 35375 128 यही है। भाई ये इनफ्लोज हो गए आपके, फाइव 547 खाली आखिर में वो जो रिजल्ट वैल्यू जो मिलेगी, सेवन 738 459 840। अच्छा भाई ये आ गए मेरे पास नेट कैश, यानी पहले ये देख लो कि ये कैश फ्लो सही है पक्का। भाई ऑनलाइन वालों आप भी देख लें जी, ये आ रहे जी। उसने कहा है कि भाई आपके जो नेट कैश इनफ्लोज हैं सही है जी, वो 1.5 और ये रिड्यूस होते रहेंगे 5% से, और ये जो आपकी कॉस्ट है ये भी रिड्यूस होगी 3% से। तो हमने ये प्लॉट कर दिए कैश फ्लोज। अब हम इसको सर डिस्काउंट करेंगे एट, अच्छा अब प्लीज यार इसको आप डिवाइड करें 1.12 से और पावर लगा देंगे 5 इसको जी जल्दी। देखो देखो आप से एक बार इसको, मैं एक एक करके बता रहा हूँ, एक एक करके। सबसे लास्ट वाले का कितना है 97 3 298, ये आ गई हमारे पास वैल्यू इन यूज। ऐसा ही है जी। भाई हम ये कह रहे हैं कि अगर इस एसेट को मैं कंटिन्यू करता हूं अपने पास, तो इसको यूज करके ये मेरे पास इसकी वैल्यू आती है फ्रॉम दिस यूजेज, इसको हम कहते हैं वैल्यू इन यूज, यानी मैं इस एसेट से इतने रिकवर कर सकता हूं आज की टर्म्स में। अच्छा मैंने पहले कैरिंग अमाउंट जाके देखी तो वो 291 आ रही है
और ये आ रहा है 298, यानी मेरी जो रिकवरेबल अमाउंट है वो ज्यादा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे इम्पेयरमेंट चार्ज करने की कोई नीड है? अच्छा जी, अब एक और चीज क्योंकि मुझे सवाल में सिखाना है कि इम्पेयरमेंट अगर आए तो कैसे पार करनी है, सही है। तो अब मैं तुमसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर मैंने ये निकाला हुआ है एट 12%, तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे नो इम्पेयरमेंट, क्योंकि देखो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या वैल्यू से कोई भी ऊपर निकल जाए तो रिकवरेबल अमाउंट तो वही है ना, तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग पे आगे मुझे करनी ही नहीं है। अच्छा जी, मैं कहूं व्हाट इफ के सवाल के अंदर ये जो रेट है ये 15% हो जाए, तो अब निकालते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है। प्लीज अब देखें, यहां पे हमने कहा कि सर डिस्काउंट रेट, या क्या भाई, डिस्काउंट एट 15%। तो अब एक एक करके फिगर्स बताएं। ये सबसे आखिर वाली पहले बताओ, पहले वाली लिखा दो भाई। 782,609। ओके जी, और अबे नशइयों, इसको तो डिवाइड नहीं कर रहे ना। ओके, 518,918, इसके बाद 422,16। हाँ जी, 417,918। टोटल एट प्रेजेंट वैल्यू 15% कितना आया? 2779090। सर ये आ गई मेरी वैल्यू इन यूज। अच्छा, अब प्लीज मुझे बताओ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? नहीं, पर ये फेयर वैल्यू तो ये ना। अच्छा, वो है ही नहीं, 2450 आ गया। अच्छा, तो मेरी रिकवरेबल अमाउंट कौन सी है? वैल्यू इन यूज है। अच्छा, आप प्लीज देखिएगा, सर हमने कहा, हमने इसको अपनी रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर किया और वो, अच्छा मोहम्मद बिलाल पूछे सर ये 15% से क्यों किया आपने? बेटा ये मैंने जानबूझ के खुद कहा था कि मैं 15% से करवा रहा हूं ताकि मैं इम्पेयरमेंट टेस्टिंग सिखा सकूं। सही है जानी, ये सवाल में नहीं था, मैंने जानबूझ के बोला है कि ये खुद है। सही है जानी। ईमान 12% पहले इसलिए लिया था क्योंकि वो प्री टैक्स है, टैक्स के इम्पैक्ट के बगैर। अच्छा भाई, अमाउंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये 27790। यानी जल्दी बताओ इम्पेयरमेंट कितने की? 138,175। ओके जी, 175 आ गया। अच्छा भाई, तो अब प्लीज मुझे एक बात बताएं, अब यहाँ पे यार बहुत फोकस से देखना है इधर, यहाँ पे हमने इम्पेयरमेंट चार्ज फॉर द ईयर हमने यहाँ पे लिख दिया सर 138,175, और हमने इसको यहां से मिटा दिया। अब मेरे पास जो यहाँ पे टोटल आएगा इसका, पहले तो इसका बता दो जी। अच्छा, इसमें क्या एसेट कोई फेयर वैल्यू मॉडल पे भी है? बिल्डिंग है ना। अच्छा भाई, तो अब यहाँ पे आप एक काम ये करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे सर एडजस्टमेंट अगेंस्ट, हाँ भाई 360 और 120 को मिला के कितना? ये रिवर्स हो गया जी, और हमने यहाँ पे कह दिया जी ये आ गया एडजस्टमेंट अगेंस्ट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना था भाई ये? 480। ये आ गया भाई 480 हमारे पास। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है,
ओके जी, अब मुझे एक बात बताएं भाई, अब यहाँ पे मेरी एसेट की कैरिंग अमाउंट क्या है जो फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यूएशन चेक भी कर लेते हैं भाई। 1.8 मिलियन में से मैं 480 माइनस कर दूं तो 13-20 नहीं, भंगी गलत बता रहा था, 13-20 है। अच्छा भाई, सरप्लस का बैलेंस बताएंगे? नहीं, क्लोजिंग बताओगे ना, ओपनिंग है ये, तो ये क्लोजिंग निकाल लिया है, सही है 132। अच्छा, फेयर वैल्यू कितनी है मेरी? तो सर यानी और सरप्लस आ गया कितने का? तो हमने कहा कि भाई यहां पे हमने रीवैल्यूएशन ओसीआई 330 को पार्क किया। अच्छा, हमारा एसेट आ गया 1650 पे, ऐसा ही है, और यहां पे ये एक्यूमुलेटेड क्या हो गया, 0 हो गया। अब इस पूरी सिचुएशन में ये देखो प्लीज यार, इधर मेरे पास प्लांट की टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, जल्दी प्लांट की जो ये आ रही है ना, कितनी आ रही है जानी? 4.2 मिलियन। अच्छा अब यार देखो प्लीज समझना, आइडियली ये 4.2 मिलियन को सिर्फ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम कर रहा होता है भाई। क्या अभी इस केस में क्या सिर्फ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है या इम्पेयरमेंट भी है? अच्छा, तो क्या वो इम्पेयरमेंट ये वाली है, क्या ये इसके टोटलिटी में शामिल हो जाएगी? यस सर, कितना आ गया जल्दी बताओ? 98915023293585 और 138175 1420910। अच्छा, सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए मुझे एक बात ये बताओ जल्दी से बच्चों, कि अगर मैं इस कॉस्ट में से ये अक्यूमुलेटेड जो डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट है ये माइनस करूं तो मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी आती है? 2779190 आ रहा है। अच्छा अब देखो, अब मैं अगर अपनी रिकवरेबल अमाउंट देखूं तो यही है, यानी मेरा एसेट अपनी औकात पे ही कैरी हो रहा है, उससे ज्यादा कैरी, ये उतने पे कैरी हो रहा है जितने में इससे रिकवर कर सकता हूं। यानी अब एक चीज समझानी ये थी इसमें कि जब भी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी और इम्पेयरमेंट आ गई तो उसके लिए आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर एक लाइन आइटम खोल देना, वहां पे इम्पेयरमेंट चार्ज कर देनी है, जिससे आपका एसेट खुद ब खुद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात क्लियर है? रिवर्सल भी कराते हैं ना अभी, हाँ जी, इम्पेयरमेंट चार्ट भी हो सकती है, तब भी डिस्क्लोजर में यही बुक करोगे ना, यानी अभी अच्छा एक सुन लो, तो एक चीज भी बता देता हूँ सुनो। अच्छा सवाल पूछा इसने सर, इम्पेयरमेंट शुरू में भी तो हो सकती है, पर अगर इम्पेयरमेंट बेटा शुरू में होगी ना तो पहले इम्पेयरमेंट करना फिर डेप्रिसिएशन, नहीं ये बात समझ, देखिए सीक्वेंस है ना। अच्छा एक और बात बताओ, चलो मुझे एक बात बताओ, क्या रीवैल्यूएशन साल के शुरू में हो सकती है? अच्छा अगर साल के शुरू में बेटा रीवैल्यूएशन होगी ना तो पहले डेप्रिसिएशन करूंगा या पहले रीवैल्यूएशन, उसके बाद आएगा भाई, ये याद रखना जी। तो पीपी पूरा आता, पीपी पूरा 9 लाख से आता, डेप्रिसिएशन नॉर्मल। और फिर वो जो देखो एक चीज सीखो इधर, जैसे इसने सवाल किया कि सर अगर नॉमिनल वैल्यू ना होता मेथड और ग्रॉस मेथड पे लेके जा रहे होते तो ग्रॉस बेसिस पे डेप्रिसिएशन भी पूरा आता, पर वो जो डेफर्ड ग्रांट की इनकम है वो तो पीएनएल में रिवर्स होती ना, इस डिस्क्लोजर में उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, नॉर्मल चलता वो, सही है। हाँ भाई, मुजम्मिल साहब पूछे सर रिपीट करते, यानी क्या रिपीट करूं, बबलू ये बता दे। अच्छा वापस से वन लास्ट टाइम इधर सुनो भाई, अगर रीवैल्यूएशन साल के शुरू में होती तो साल के शुरू में जितना भी एक्यूमुलेटेड है वो 10 क्या हो जाता, फॉर द ईयर का चार्ज नहीं होता ना, पहले रिवर्स हो जाता, तो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड क्या हो जाता, वो रीवैल्यूएशन पे चला जाता। अब जो एसेट तुम डेप्रिशिएट करते
वो न्यू फेयर वैल्यू को करते हैं, और न्यू फेयर वैल्यू को पुरानी लाइफ से या न्यू लाइफ से, न्यू लाइफ से। बस ये बात याद रखना। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जरा तामुल से मुझे इस बात का जवाब देना। पहली चीज, साल के शुरू में रिवैल्यूएशन है, तो साल के शुरू में जो भी एक्यूमुलेटेड आ रहा होगा, आप पहले उसको क्या करेंगे, आपका एसेट कैरिंग अमाउंट पे आ जाएगा, फिर उसको किस पे ले जाओगे, फेयर वैल्यू पे। एक और चीज, जब फेयर वैल्यू पे ले गए तो क्या आपकी फेयर वैल्यू साल के शुरू में ही अपडेट हो गई, तो अब जो डेप्रिसिएशन इस साल चार्ज होगा वो पुरानी वैल्यू पे या न्यू वैल्यू पे, तो लाइफ भी न्यू होगी। बात क्लियर है, पक्का? क्लियर है भाई, जल्दी बता दो। हाँ जानी, कैप ऑन कैप वो तो रिटर्न पे होता है ना जानी, पीपी के डिस्क्लोजर पे। देखो पैसे देते वक्त तो वो देखो कैप और अनकैप की कंडीशन क्या होती है, जब वो रिटर्न करता है ना, अभी पैसे आने पे तो कोई नहीं है ना। क्लियर है? तुम ये सवाल करो कि सर अगर व्हाट इफ रिटर्न करनी पड़ है तो डिस्क्लोजर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। एग्जामिनर का बाप भी अभी वहां पे नहीं पहुंचा है डिस्क्लोजर पे। मैं फिर भी तुम्हें वीडियो बना के दे दूंगा, उसका मसला नहीं है। पहले बताओ ये इम्पेयरमेंट क्लियर हो गया भाई? यार ये तो जज्बे के साथ बताया करो ना, हो गया ना? ओके जी ओके। तो उतनी तकलीफ क्या हो गई इधर? अच्छा भाई ईमान एक मिनट रुक जाओ यार, ये हमारी बहन कुछ पूछ रही है इधर, एक मिनट रुको, रुको एक मिनट भाई। हमारी बहन तो सुनो, ईमान कह रही है सर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, वैल्यू इन यूज ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट कम है, आपने इम्पेयरमेंट चार्ज कर दिया। भाई इधर यार सुनो, ईमान मेरी बहन, मैंने 15% से वापस भी तो निकालने कैश लॉस, उसमें मैंने जानबूझ के 15% रखा ताकि वैल्यू इन यूज क्या हो जाए, कम हो जाए। सही है, अभी कर रहे हैं ना, अभी कर रहे हैं, ऐसे कैसे छुट्टी? नहीं नहीं भाई क्या हो गया, तू वैसे ही आजाद है। अच्छा भाई अब डिस्क्लोजर के पर्सपेक्टिव से सुनो, डिस्क्लोजर के पर्सपेक्टिव से रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट रह गया, यानी समझने की बात क्या है कि अभी तक आपका एसेट इम्पेयर्ड था, अभी तक आपका एसेट, और साल के आखिर में जब वापस इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हुई तो वो इम्पेयरमेंट क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। तो उसका डिस्क्लोजर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो तो मैं सवाल भी तो बनाना पड़ेगा ना उसका। अभी फिलहाल एनपीओ शुरू कर रहे हैं। सही है, एनपीओ अभी 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 दस्ती अभी अभी ब्रेक नहीं। अच्छा एक काम ये करो, बात तो सुन लो, एक मिनट पहले, एक मिनट रुको भाई, 10 मिनट का ब्रेक है, आते ही एनपीओ शुरू करते हैं। सही है, फिर मेरा प्रॉमिस है कल की क्लास में वो करवा दूंगा, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। हाँ एनपीओ तो कराऊंगा, वो मसला नहीं है। सही है, आज अपलोड कर दूंगा एनपीओ की एडजस्टमेंट। बेटा पीडीएफ भेज दूंगा, प्रॉमिस। अभी ब्रेक ब्रेक, 10 मिनट 10 मिनट। हाँ भाई आवाज आ रही है जी ऑनलाइन वालों? हाँ जी जिंदा हो? ओके जी। अच्छा जी आप प्लीज अब फोकस, मैं एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं, एक रिकॉल कराने के लिए, प्लीज सुनना। उसको रिकॉल करने के बाद हम कोई कल भी और आज भी, कल मैंने जो प्रॉमिस किया कि मैं रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट डिस्क्लोजर के साथ कराऊंगा और एनपीओ के और सवाल। सही है जी, पहले रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा था कि नए फॉर्मेट के हिसाब से आपके पास दो मेथड्स हैं आपके पीएनएल को बनाने के लिए, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए। प्लीज देखना यार, ये बहुत सुकून से समझना है इसको। भाई सर एक था हमारे पास जानी, जल्दी बताओ, यही था कि भाई एक था रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड और दूसरा था डेफिल मेथड। अच्छा जी, रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड के अंदर हम जो पीएनएल बनाते हैं वो फंड वाइज बनाते हैं, ऐसा है या नहीं है? अच्छा जी, अब मैंने कहा कि भाई इसमें हम लिख देते हैं कि हम
फंड वाइज पीएनएल बनाएंगे। ये हमने पहले चीज लिख ली यहाँ पे, बहुत सुकून से समझे इसको। अच्छा भाई यहाँ पे जो पीएनएल बनता है वो सिर्फ किसका जी, जनरल फंड का। अच्छा जी अब एक और चीज, मैंने कहा कि जब तुम फंड वाइज पीएनएल बनाओगे बच्चों, तो मुझे एक बात बताओ, फंड कितने कितने टाइप के थे। एक तो हो गया सर आपके पास अच्छा एक चीज रुकिएगा यहाँ पे सुनिएगा, रिस्ट्रिक्टेड फंड की भी दो चौरंगियां, यानी एक रिस्ट्रिक्टेड फंड वो होता है कि जो हमारी खुद की मस्ती है, यानी हमने कहा कि भाई हम इतने पैसे निकाल के इस फंड में डाल देंगे इस मकसद के लिए। पहले बताओ ये बात याद आ रही है? चलें जी, फिर हमने ये कह दिया, इसके बाद आता है अच्छा जी जल्दी से बता दें अब्बास के ये एंडोमेंट फंड क्या था। ऑनलाइन वाले बता सकते हैं, जल्दी जानी बताया, कोई और नहीं बोलना। पेपर देने जा रहा भी 18 दिन के बाद, जल्दी। हाँ जी हाँ, एंडोमेंट फंड भाई ये कह रही है कि सर इसका प्रिंसिपल अमाउंट आप इसको यूज नहीं कर सकते, उससे आने वाली इनकम यूज, क्या यही मतलब है? तो क्या ये एंडोमेंट फंड रिस्ट्रिक्टेड फंड नहीं होता? होता है, बट इसमें और बाकी रिस्ट्रिक्टेड में फर्क क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट इसका यूज नहीं हो सकता। वेरी गुड जी, बेहतरीन हो गया। अब इधर प्लीज सुनना, जब मैं यहाँ पे डेफिल मेथड की बात करूंगा तो प्लीज सुनना यार, यहाँ पे मैं बनाता हूं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। यार ये बात देखो, एक रिकॉल करवा रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने इसको अभी अप्लाई करना है अगले सवाल के ऊपर। अच्छा भाई इधर मुझे बताओ, जब मैं रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड के ऊपर हूं तो मुझे बताओ क्या हर फंड का अपना अपना सरप्लस आएगा? एक मिनट उसको भी सही करते हैं, जल्दी बताओ जानी प्लीज यार, बहुत फोकस के साथ इधर यार ये देखना है तुम्हें। मुझे बताओ जब मैं रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड पे होऊंगा, ये समरी बना रहा हूं तुम्हारे लिए, कि जब मैं रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड पे होऊंगा तो मेरा पीएनएल फंड वाइज बनेगा। तो हर किसी की अपनी कमाई अपने अपने पीएनएल में गिरेगी, हर किसी के एक्सपेंसेस अपने अपने पीएनएल में गिरेंगे, तो हर फंड का अपना अपना सरप्लस आ जाएगा सिवाय इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड के। अब तुम्हारा सवाल ही होना चाहिए कि सर जो इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड है उसका पीएनएल बनाऊंगा, मैं बोल रहा हूं नहीं। रीजन बीइंग क्योंकि वो तो जनरल फंड अपने फंड में से इक्विटी में से ट्रांसफर करता है, उसकी कोई अपनी कमाई नहीं होती है। तो हम यहां पे लिख देते हैं, भाई कि यहां पे जो है सर वो ट्रांसफर फ्रॉम जनरल फंड होता है, इसकी कोई अपनी कमाई नहीं होती। अच्छा ट्रांसफर फ्रॉम जो फंड होता है, यानी तू बताएगा। हाँ साइम ये बताओ कि जो हम इंटरनली ट्रांसफर करते हैं जनरल फंड में से, क्या वो एक्सपेंस होता है? वापस से रिपीट करो प्लीज यार, कोई और तुम अपना सोच लो, उसको बताना नहीं। इधर मैं कह रहा हूं साइम ये बात कि भाई जो मैं जनरल फंड से पैसे ट्रांसफर करता हूं रिस्ट्रिक्टेड फंड में जो कि इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड है, क्या वो एक्सपेंस होता है जनरल फंड का? फिर क्या होता है? अबे भाई एक्सपेंस ही होगा ना, फिर क्या होता है? पक्की बात है? अच्छा भाई ये बंदा सही कह रहा है कि वो एक्सपेंस वो इक्विटी से इक्विटी का ट्रांसफर होता है, उसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रांसफर। ये एक्सपेंस दिस इज एज गुड एज क्या क्या जो हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में किया है कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना, ये भी वही सीन है, इसको हम एक्सपेंस नहीं कहते। भाई ये बात याद रहेगी? अबे हाँ या नहीं? यस सर ओके।
अब सर मुझे एक बात बताएं, इसके बाद हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट। बट हाँ प्लीज सुनना इधर, क्या हम कह सकते हैं डेफिल मेथड के अंदर जो आपका सरप्लस होगा वो सिर्फ एक ही होगा? वो किससे रिलेटेड, कौन से फंड के रिलेटेड? जनरल फंड के रिलेटेड। पहले बताओ भाई, यहां तक कोई शको शुबा, यहां तक कुछ पूछना तो बता दो। यही किया है पक्का? चलिए जी आगे। इसके बाद सर मैं बनाता हूं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। प्लीज समझना यार, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट, प्लीज फोकस के साथ। भाई यहाँ पे क्या एक ही फंड आ रहा है या सारे फंड्स को बिछा देंगे? सारे फंड्स को। अच्छा भाई हमने कहा यहाँ पे जनरल फंड आ गया, हमने कहा भाई सर यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड आ गया, हमने यहाँ पे लिख दिया इंटरनल और एक्सटर्नल, और फिर इसके बाद कौन सा फंड जी? या प्लीज सुकून से समझना क्योंकि इसका मैं कंपैरिजन बनाऊंगा इधर। अच्छा भाई अगर मैं अभी कहूं कि मैं डिस्कस कर रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड में, तो मुझे बताओ सबसे पहले यहां पे कौन से बैलेंसेस आएंगे? ओपनिंग बैलेंसेस। क्या यहां पे सरप्लस आएगा? तीनों फंड्स का सरप्लस आएगा, इसमें क्यों नहीं आ रहा? यहां पे ट्रांसफर होता है, यहां पे कोई सरप्लस नहीं होता। अच्छा देखिए आप लॉजिकल बात समझते हैं, यहां पे तीनों का सरप्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि तीनों का पीएनएल बना है। यहाँ पे तीनों का सरप्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि तीनों का पीएनएल बना है। वेरी गुड यार। अच्छा अभी यही कहानी अगर मैं कहूं कि भाई आप कर रहे हैं तो सर फिर यही कहानी, यही हेडिंग्स आएंगी। सर हमने कहा हेडिंग्स के अंदर हमने सबसे पहले जनरल फंड और फिर हमने रिस्ट्रिक्टेड फंड के अंदर इंटरनल आ गया और एक्सटर्नल आ गया, और फिर इसके बाद इंडोमेंट फंड। यार ये प्लीज क्लियरली समझना, इसमें भी सर शुरुआत कहां से होगी? ओपनिंग बैलेंस से। और आप जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ सरप्लस से किस में आएगा? सिर्फ यहां आएगा? अच्छा वाई बाकियों में क्यों नहीं? उनका पीएनएल बना ही नहीं है। अब अपने आप से एक सवाल, जल्दी सुनो, अपने आप से एक सवाल, सर जब इनका पीएनएल नहीं बना तो लोग जो उसकी मद में पैसे देंगे तो क्या वो पीएनएल से उठ के आएंगे, डायरेक्ट आएंगे? वेरी गुड यार। सर वो डायरेक्ट आएंगे तो हम यहां पे लिख देंगे कंट्रीब्यूशन, ऐसा ही है। अच्छा क्या यहां पे कंट्रीब्यूशन आएगा या इसका कंट्रीब्यूशन सरप्लस में आ चुका? वेरी गुड यार, इसका कंट्रीब्यूशन सरप्लस में, इसके एक्सपेंसेस भी सरप्लस में आ चुके, तो यहां पे कुछ भी नहीं होगा। बट हाँ सर यहां पे कंट्रीब्यूशन और यहां पे कंट्रीब्यूशन आएगा अगर तो कोई है इन दोनों के रिलेटेड। सही है जी, वेरी गुड। अगर कोई एक्सपेंस होगा तो जनरल फंड का एक्सपेंस तो सरप्लस में नेट हो गया, पर क्या बकाया के, प्लीज समझिएगा, जो बकाया के एक्सपेंसेस हैं वो अलग अलग आएंगे या एक साथ? तो उसको हम कहते थे कुछ इंग्लिश में फंड यूटिलाइजेशन। तो सर हमने कहा कि इसके बाद यहां पे आ जाएगा फंड्स यूटिलाइज्ड, तो सर वो यहां से भी माइनस हो जाएगा, यहां से भी। तो अच्छा पहले एक बात समझाओ, क्या हम कह सकते हैं इन दोनों का नेट टेक्निकली सरप्लस ही है, पर प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, अलग है, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड है और ये डेफिल मेथड है। अच्छा जी सर अब ये तो कहानी मैंने सिखा दी आपको प्रेजेंटेशन की, अब आपने सिंपल क्या करना है, ट्रांसफर्स, यहां से वहां ट्रांसफर करना है। तो सर यहां पे भी क्या आएंगे इसके बाद? ट्रांसफर्स। बाकी पूरा गेम सेम है,
सिर्फ फर्क किसका है कि उसमें पीएनएल सबका अलग अलग बनता है, इसमें सबका पीएनएल नहीं बनता। और एक आखिरी चीज, जल्दी से एक क्विक रिकॉल समझना है तुम लोगों ने, और फिर तुम्हें मुझे बताना है। इधर हमने एक चीज सीखी है सर, हम बनाते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ओपनिंग एडवांस आता है, ओपनिंग रिसीवेबल, गुड यार, और क्लोजिंग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो मेरे पास पैसा आता है वो कैश, क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे हर रंगो नस्ल का कैश होगा, चाहे वो इस साल का हो, चाहे पिछले साल की रिकवरी हो, या अगले साल के लिए हो, व्हाटसोएवर द केसेस, यहाँ पे 100% कैश आएगा। और ये कहां से उठाओगे? बैंक स्टेटमेंट के अकाउंट से, यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। कहां से? अच्छा अब मुझे एक बात जल्दी से सोचने का तरीका, ओपनिंग पैसे तुम्हारे पास एडवांस थे, इसमें मैंने ये प्लस किया, और ये क्लोजिंग अप्रूवल है मेरे पास, यानी अगले साल की जो रिसीव होगा इनकम, किस साल की? इस साल की। मैंने कहा इन तीनों को सम करूं तो इस साल की इनकम बनती है, जिसमें से मैं ओपनिंग को क्या करूंगा? माइनस, और क्लोजिंग एडवांस को भी मैंने, जो कि इनकम कब बनेगी? अगले साल। तो क्या बकाया मेरे पास इनकम आ जाएगी, और ये मेरे दिल में चली आएगी। और आइडियली कौन से फंड में जाती है? जनरल फंड में। पर अगर वो बोले कि एक और अलग से फंड है जिसके लिए हम सब्सक्रिप्शन अलग से लेते, तो वहां फेंक देना। पर व्हाटसोएवर द केसेस, कैलकुलेशन ऐसे होगी। और एक और चीज जल्दी सुनो, मेंबरशिप फी के मैंने आपको तरीके बताए थे। मेंबरशिप फी को अकाउंट फॉर करने का जानिए 3 मेथड्स हैं, या तो रिसीव होते ही दस्ती इनकम, या तो रिसीव होते ही इक्विटी में ले जाओ, याद आ रहा है ना, या तो फिर उसको डेफर करो। और डेफर करो कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से 10 साल या 20 साल। वो कब तक डेफर करेंगे? जब तक 20 साल पूरे नहीं हो जाते। ये हमने सीखा हुआ भी है। एक तो वो अकाउंट आ गया। और प्लीज आगे सुनो एक बात, मैंने आपको इसके बाद ये बताया था इनकम वाला, वापस करते हैं रिपीट। जानी मैमो तैमूर क्या करूं, कहां पे रिपीट? सब्सक्रिप्शन इनकम की बात कर रहे हो तैमूर, जल्दी बता भाई। ये तो हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सीखा है ना, ओपनिंग प्लस कैश प्लस क्लोजिंग अप्रूवल माइनस ओपनिंग जो लास्ट ईयर की इनकम बन चुकी है, और ये क्लोजिंग जो अगले साल इनकम बनेगी। तो फॉर द ईयर की इनकम बैलेंसिंग फिगर आ गई। और एक और चीज सुनो इधर, क्या राइट ऑफ भी डालोगे यहाँ पे? अगर राइट ऑफ हो तो यहाँ पे आएगा, उसका अलग एक्सपेंस आएगा। सही है जी, क्लियर है तैमूर? ओके जी। अब आगे मेंबरशिप फी मैंने बात कर ली, सब्सक्रिप्शन की बात कर ली। अब जल्दी से मेरी बात सुनो, तुम्हें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे नजर रखनी है। इधर सुनो, पेमेंट साइड का मतलब ये है आइडियली एक्सपेंस। पेमेंट साइड का मतलब क्या है? आइडियली एक्सपेंस। अब मेरी बात समझें, मैंने कहा लेट से मैंने यहां पे आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल, या चलो इसकी बात रख लेते हैं, इतनी मुश्किल से इसने इंग्लिश बोली है। इधर अच्छा आप बहुत सुकून से समझना, यूटिलिटी बिल पेएबल। मुझे बताओ आइडियली ऊपर अगर यूटिलिटी की पेमेंट आ रही है, वो आइडियली सीधा सीधा एक्सपेंस होना चाहिए। पर अगर ओपनिंग क्लोजिंग है तो वो एक्सपेंस नहीं है, वो क्या है? पेमेंट है। आपको इस अकाउंट में डाल के क्या निकालने हैं? एक्सपेंस। तो आपको ओपनिंग दिया हुआ होगा, क्लोजिंग दिया होगा, पेमेंट यहां पे पार्क करेंगे। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से पेमेंट साइड से उठाऊंगा, तो मुझे क्या यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर एक्सपेंस मिल जाएगा, और ये कहां चला जाएगा? इनकम एंड। अब एक और चीज जल्दी सुनो, जब ये बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में गया, तो आपको नीचे परसेंटेजेस दी हुई होंगी कि इतना परसेंट इसमें, इतना परसेंट इसमें, इतना परसेंट। तो सवाल में आपको वो लाजमी बताएगा कि कौन सा एक्सपेंस कहां चार्ज होना है। अगर तो मेथड है रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड। क्लियर है? अब एक और चीज सर, फिर मैंने कहा आपके पास रेंट की पेमेंट आ रही है, रेंट की। तो अगर रेंट की पेमेंट आ रही है सवाल के अंदर, तो आइडियली वो पेमेंट इक्वल टू एक्सपेंस होना चाहिए, आइडियली कह रहा हूं। पर अगर वो कहे कि भाई आपको सवाल में प्रीपेड दिया हुआ है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग आ जाएगा। तो आपने जो पैसे दिए हैं वो आपके प्रीपेड को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो आप क्या बैलेंसिंग फिगर यहां से निकाल लेंगे? एक्सपेंस ये कहा जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये हमने किया हुआ है, जस्ट एक रिकॉल करवा रहा हूं।
अब एक और चीज, कैंटीन वगैरह होता है उसकी सेल होती है ना। अच्छा जी, तो आपको प्लीज समझना यार, इधर दो अकाउंट सिखा रहा हूं इधर। मैंने सबसे पहले जानी अकाउंट्स पेबल का अकाउंट आया। अकाउंट्स पेबल के अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग आपको गिवन होगा। अच्छा, जो पेमेंट है, पेमेंट वो आपको कौन से अकाउंट से मिलेगी? पेमेंट साइड से। वहां पे लिख के देगा आपको पेमेंट टू सप्लायर। पेमेंट टू सप्लायर जैसे ही आप देखेंगे वो आपके अकाउंट्स पेबल को कम कर रहा होगा। यहां पे आपको क्या मिल जाएगा? परचेजेस। अच्छा, फिर आप कौन से अकाउंट में जाएंगे? इन्वेंट्री के अकाउंट में। इसका ओपनिंग क्लोजिंग जानी आपको गिवन होगा, ऐसा ही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या पार्क करें? परचेजेस। तो आपको क्या मिल जाएगा? और फिर वो बता देगा कि मैं कितना मार्कअप या मार्जिन चार्ज करता हूं। तो क्या इसको ग्रॉसअप करके आप सेल्स निकाल लेंगे? सीओजीएस आपके पास है, सेल्स आपके, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। क्या हम कह सकते हैं ये हम सिंपल निकाल लेंगे, इनकम फ्रॉम कैंटीन। क्या निकाल लेंगे? इनकम फ्रॉम कैंटीन। और ये इनकम फ्रॉम कैंटीन सीधा सीधा आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के किसी भी फंड में जाके गिरेगी। क्लियर है जी? 15% ऑन सेल्स होगा, वो मार्जिन होता है। मार्जिन बता दे, अगर मार्जिन बताएंगे तो कॉस्ट आपकी सेलिंग प्राइस 100% होगी और ये जो कॉस्ट होगी 85% होगी। तो उसको डिवाइड करना, 85 से मल्टीप्लाई करना 100 से, सेल्स आ जाएगी। 85% से डिवाइड कर दो कि आंसर आ जाएगा। सही है। मार्कअप से तुम इसको 100 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय 115। सही है। ओके जी, अभी अभी करते हैं, पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? पक्का? अच्छा, फिर हमने आई थिंक, सुनो मेरी बात, एक सवाल किया था फ्रॉड वाला, जो कि वो सिंगल एंट्री टाइप का सवाल है, अब नहीं आएगा। सही है, मैं फिर भी रिकॉल करवा देता हूँ। उसमें तुमने क्या किया था, कैश का अकाउंट खुद बनाया था और तुम्हें उसने क्लोजिंग कैश दे दिया था, और जो भी शॉर्टफॉल था वो तुम्हारा क्या था? फ्रॉड था। सही जी, पर वो इस केस में अब इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि सिंगल एंट्री तुम्हारे कोर्स का पार्ट अब नहीं है। बट हाँ, ये अक्रूवल प्री पेमेंट्स तो है ना, वो ये पूछेगा। सही है जी, मैंने फिर रिपीट कर दिया है कि ये नहीं होगा। सही है। अच्छा भाई, मार्कअप और मार्जिन समझ लो भाई वापस। यार प्लीज बताओ तो, मार्कअप के अंदर कॉस्ट कितने परसेंट होती है? और मैं अगर कहूं मेरा प्रॉफिट है 15, तो सेलिंग प्राइस कितनी? तो ये सीओजीएस मार्कअप के केस में प्लीज मुझे बताओ, सीओजीएस मार्कअप के केस में कितने परसेंट होगी? तो इसको डिवाइड कर देना 100 से, मल्टीप्लाई कर देना 115 से, तुम्हें सेल्स मिल जाएगी। अच्छा भाई, मार्जिन के केस में जानी, आपकी सेलिंग प्राइस कितनी होती है? 100% होती है जी। प्रॉफिट कितना जी? 15, तो कॉस्ट कितनी? 85। तो क्या हम कह सकते हैं मार्जिन के केस में मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे? क्योंकि 85 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बात क्लियर है जी? ये सिंपल एक रिकॉल था इसका। अब मैं आपको सवाल दे देता हूं, फिर ये सिर्फ एक चीज याद रखना, सवाल करते वक्त आपने सबसे पहले ओपनिंग नेट एसेट्स देखने होते हैं जो कि सवाल में गिवन होंगे। सही है। और उसके बाद आपने फॉर द ईयर की मूवमेंट बनाते हुए कैश एंड बैंक के अकाउंट पे नजर रखनी है। जो भी पेमेंट्स है वो आइडियली एक्सपेंस है, जो भी रिसीट आइडियली इनकम है। क्लियर है? चलिए जी, सवाल में भेज भी देता हूँ ग्रुप पे। एक छोटा सा सवाल है, देखो भाई सवाल आया। गरीब आदमी है यार। तू तो यार अभी भी मैदान में आता है, अपनी मैदान में दे दी खुद की। खैबर है मैदान है इसकी। माशाल्लाह बोल ले यार।
दिल में तो पता नहीं क्या क्या बोलता है तू। सचिन बोल रहा है मैं बाइक पे आता हूँ, तू तो टंकी पे बैठ के आता है ना उसके साथ। हाँ जानी, कल क्लास रखूंगा। भाई तो यहाँ पे क्या मतलब इस्लामियत पढ़ने बुला रहा हूँ? नहीं नहीं, कल वो रिवर्सल वाला जो केसेस करने यार, वो वाला चीज। कल बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है यार। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट एंड डिस्क्लोजर और डे 1 की रीवैल्यूएशन। चल तो एक दिन सही है। एक, हाँ क्या कह रहा है? सस्पेंस अकाउंट भी करवाना है तो बाकी पूरा कोर्स तो हो गया। हाँ अभी रुक जा, 1 मिनट सफर कर, खाली ये ग्रुप पे भेजूं फिर आ रहा हूँ। बहुत ही छोटा सवाल है ये, बेटा आगे खोल के देख, आ गया होगा। यार रेशियोज तो मैंने दे दिया था। चलो एक और, अब नई चीज हो रही है तो एक और नई चीज कराते हैं। एनपीओ के रिलेटेड कैश फ्लो भी करा दूंगा। एनपीओ का कैश फ्लो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक सुन लो मेरी बात, अभी याद आया दिमाग में, सुनो। ऐसा भी हो सकता है कि एनपीओ को कैश फ्लो पूछ ले, आ सकता है। और नई चीज पूछेगा वो तो मैं कराऊंगा, ये प्रॉमिस, 1-2 दिन में ही करा दूंगा इसमें। सही है, तो यार तुम लोग बस प्रैक्टिस करो ना मेरे साथ, तुम्हें क्या मसला है। लाइव लाइव कराऊंगा प्रॉमिस। हाँ अच्छा भाई, ये मैंने भेज दिया ग्रुप पे, वो भी करा देते हैं भाई। अब भाई सब लोग, तुम लोग मुझसे ही तो करवा रहे हो। नहीं किया हुआ भाई, तो अभी कर ले। इसके साथ ही था मैं सवाल बना रहा था। जल्दी यानी। तेरे को पूरा ही दे रहा हूँ, रुक जा। ये ले, आ गया पूरा। जल्दी जानी। रेशो दे दिया है मैंने बेटा, रेशो दे दिया है। चले जी प्लीज, इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपके पास है 25 मिनट, जल्दी। क्या हो जाएगा जानी, ये खाली सवाल की लेंथ ज्यादा है, बाकी आप करके देखें, आपको मजा आएगा। इधर नेट एसेट्स में अलग से आता है। जानी वो रेशियो सुनो तुम, बहुत इफेक्टिव है वो। प्लीज जानी, ये तो रिक्वेस्ट मान लो, रेशियोज तो कर लो रिकॉर्डिंग से। रेशियोज की रिकॉर्डिंग दी है ना। क्या भाई, ग्रुप पे कितनी बार भेजा है, दी है। कैश लो, अम्मी की कसम खा रहा हूँ, एडजस्टमेंट वाइज दे दूंगा, वापस से करा दूंगा कैश लो एडजस्टमेंट वाइज। रेशियो दे दी है, क्या वापस भेज दे।
भाई यहाँ पे बच्चों की 240 ही आ रही है। हाँ भाई, आप लोगों को हो गया क्या सवाल? फिर वाई पैकअप सवाल कर लो भाई। आओ भाई, नहीं होगा तुम लोगों से तो मैं करा देता हूँ। अच्छा भाई, सबसे पहले मैं क्लास वाइज लेके चल देता हूँ, इधर देख लेना भाई। सबसे पहले सर हमने पिक किया पीपी का अकाउंट। चेक कर लो भाई, जल्दी से मुझे बताओ ओपनिंग जो आपकी बुक वैल्यू है 5000 है। नहीं यार, क्या हो गया? 146 है। और आपको ये याद रखना है, मुझे क्लोजिंग वैल्यूज इसलिए निकालनी है क्योंकि मुझे साल के आखिर की बैलेंस शीट भी बनानी है। ऐसा ही है। अच्छा भाई, 146 आ गया। प्लीज इधर देखो यार, मैंने यहाँ पे स्किम किया तो मुझे ये बात पता लगा कि भाई मैंने फर्नीचर परचेज किया है कितने का। तो सर आपने यहाँ पे एडिशन दिखा दी। और प्लीज ये बताओ, इसने सवाल में बताया तुम्हें एडिशन कौन से दिन की है? नहीं सर, हमने देखा ही नहीं होगा, आंखों पे पट्टियां बंधी हुई हैं। अप्रैल 1। ये 60 आ गया। ऐसा ही है। अच्छा जी, जल्दी से मुझे एक बात बता दो, जल्दी से। सर अब मेरे पास मुझे यहाँ पे डिस्पोजल निकालना है। अच्छा, ये अगर अकाउंट तुमने WDV पे बनाया तो यहां से माइनस भी क्या करूंगा? WDV माइनस करूंगा। पहले मुझे एक बात ये समझा दो कि सर हमारे पास ये जो हमने पीपी बेचा है, ये हमने खरीदा कितने का था? और जनवरी 1 2018 पे, और बेचा है 30 जून 2020 पे। तो 18 19 से 2.5 ईयर्स। ऐसा ही है। तो सर आपने यहाँ पे 40 को डिवाइड किया, इसकी लाइफ कितनी है? 20। और ये आ गया हमारे पास 17.5। कितना आ गया? यानी आंसर बता दो। यही है। अब सर 17.5 आपने क्यों किया? क्योंकि 2.5 साल के बाद इसकी कैरिंग अमाउंट यही होती। यही है जी। अच्छा भाई, क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जल्दी से, क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप लोगों के पास गिवन है या हमें निकालना है? अच्छा भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए बैलेंसिंग फीस आएगी। क्या दिमाग खराब हो गया? ये कौन सा नशे? क्लोजिंग तो हमें निकालना है भाई। अच्छा भाई, डेप्रिसिएशन के लिए आपके पास, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन पे रिड्यूसिंग बैलेंस, वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन है, लाइव दी हुई है। स्ट्रेट लाइन के लिए आपको कॉस्ट ऑफ एसेट चाहिए। अच्छा, तो हम सवाल में गए, हमने देखा कि भाई हमारे पास 230 का आ रहा है बीपी। हमने सर 230 को पहले माइनस कर दिया 40। ये 40 वो जो एसेट इस साल बिक चुका है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलग से चार्ज होगा। सर हमने कहा डिवाइडेड बाय 20, कितना आया? अच्छा, इसके अंदर आप प्लस करें 40 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 3/12। इन दोनों का सम जो आपका डेप्रिसिएशन है तो डिस्पोजल पे आ गया। और इसके बाद 6/12 होगा ना, सॉरी। और ये आपने अप्रैल में परचेज किया है तो ये आ गया डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 9 टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया इनको मिला के? भाई देखो, इस पे अलग आएगा। टोटल कितना? 12.75। ओके जी सर, हमारे पास बैलेंस शीट बनाने के लिए क्लोजिंग भी अवेलेबल हो गया। ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल माइनस डेप्रिसिएशन, तो क्लोजिंग कितना? जल्दी। अच्छा सर, ये 60 कहां से आया बेटा? ये यहां से
हो ही नहीं सकता। 0.25 पक्की बात है। ओके जी सर, ये हमने ये किया कि भाई ये अकाउंट हमारा टैकल हो गया और हमारे पास ये भी पार्क हो गया है, पर सर हमने जो डिस्पोज किया है उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास? यहाँ पे प्रोसीड्स आ रही हैं। हाँ भाई 55 है। अच्छा भाई, सेलिंग प्राइस अगर आपकी 55 है और कैरिंग अमाउंट, तो गेन ऑन डिस्पोजल कितना? 20 का है जी। ओके जी, 20 का आपका गेन ऑन डिस्पोजल आ गया। सर ये अकाउंट यहाँ के पर्सपेक्टिव से तो क्लियर है। अब सर इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। अच्छा सर, ये इन्वेस्टमेंट जो टेक्निकली है ये एसेट वैल्यू है, ऐसा ही है जी। अब सर इस सवाल में देख लेते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनकम आ रही है। पर सर इन्वेस्टमेंट होना अलग बात, उसकी इनकम होना अलग बात। तो ये इसमें आई थिंक कि इन्वेस्टमेंट में कोई मूवमेंट नहीं है। सवाल में दी हुई मूवमेंट, सवाल को रीड कर लेते हैं। नहीं नहीं गलत बेटा, वो इनकम की बात हो रही है, वो इनकम की बात हो रही है, इसको भी कटा दो। चलिए जी इधर। अब सर मेरे पास यहाँ पे अब सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लेते हैं लाइन से, बल्कि कंट्रीब्यूशन दी हुई है ये रही। अच्छा ये जो आपके पास कंट्रीब्यूशन है 528 की, अच्छा ये 528 का क्या है, इसने ब्रेकअप बताया कब कब कौन कौन सी जगह फेंकना है? ये रहा जी। तो ये तो मेरे ख्याल से जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाऊंगा तब देखेंगे, जब अलग अलग फंड्स की अकाउंटिंग हो रही होगी तब की बात है ये। इसके बाद सर हमने ये देखा कि हमारे पास सब्सक्रिप्शन की बारी आ रही है। सब्सक्रिप्शन का कोई ओपनिंग रिसीवेबल है? और बैड डेट्स है? बैड डेट्स कितना? 5। ओके जी। और हमारे पास सब्सक्रिप्शन इनकम जी। अच्छा रिटर्न ऑफ की रिकवरी यहाँ नहीं आएगी, बिल्कुल सही है, यहाँ नहीं आएगी। सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी? भाई मैं खुद देख लेता हूं, तुम्हारी चीजों पे भरोसा ही नहीं है, इधर देख लो भाई। अच्छा भाई पहले तो हमने ये देख लिया हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन है वो रिसीव 212 की हुई है, मेक सेंस। अच्छा भाई अब हम आ गए 8 पॉइंट पे। अच्छा भाई इधर अब वो कह ये रहा है कि भाई मिसलिनियस डिपॉजिट है 5,000 रुपए का, जो हमें बाद में पता लगा कि वो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल था जो हमने पहले राइट ऑफ किया हुआ था। पहले राइट ऑफ करने का मतलब ये बेटा कि आपके रिसीवेबल के अकाउंट में है ही नहीं, ये सिर्फ उसकी रिकवरी है। तो कैश डेबिट और इनकम, तो इसकी सीधी सीधी इनकम जाएगी। सही जी, इसको तो हम साइड में बाद में देखते हैं 5 को। इसके अलावा सर अगर हम देखें तो हमारे पास ये अकाउंट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹62,000 वॉज रिसीवेबल एज ऑन 31 दिसंबर 2020, यानी ये साल की क्लोजिंग की बात कर रहा है। तो सर हमने यहाँ पे ये 62 की एंट्री पार्क कर ली। आगे देखते हैं सर। एंड 18,000 वॉज रिसीव्ड एज अ एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2021, तो हमने 18 यहाँ क्लोजिंग पार्क किया। सर ओपनिंग एडवांस क्या इसने सवाल में दिया हुआ है? वो ये रहा जी। और रिसीवेबल भी हमें सवाल में दिया हुआ था, हमने यहाँ से पिक किया। तो सब सारी चीजें यहाँ पे हमने पार्क की। तो पहले ये देख के बताओ कि बैलेंसिंग फिगर यही आ रही है, 240 है। अच्छा भाई कैश डेबिट हो गया और 212। अच्छा ये रिकवरी कितने की थी? 5 की। तो ये भी मेरे इनकम एंड
एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा सर, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये डेप्रिसिएशन भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और ये गेन भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यहां तक कितने लोगों ने सही किया था जी? वेरी गुड। इसके बाद अच्छा ये आप सुनना इधर, वो बोल रहा है लाइब्रेरी डेवलपमेंट फंड है जो 3 साल पहले बनाया गया था, is only used for expenses related to library. Subscription income relates to the member of the library. यानी जो सब्सक्रिप्शन है वो इस फंड में जाएगी, जनरल फंड में नहीं जाएगी। ये तो खाली इंफॉर्मेशन के रिलेटेड था। अब आगे सर वो कह ये रहा है कि जो कैंटीन की सेल्स है उससे पैसे इतने आए। अच्छा पहले इस पे भी टिक लगा दें कि ये भी हो चुका है। अच्छा भाई अब कैंटीन की बात कर लेते हैं। मुझे इतना बता दो कि यहां पे आपके पास स्टोर्स एंड सप्लाईज आ रहा है, ऐसा ही है? इसका ओपनिंग बैलेंस सवाल में बताओ जल्दी से कितना है? कितना? 95। क्लोजिंग आ गया 60 का इसका। क्या हमें यहां पे ये बताया गया कि परचेजेस कितनी है? नहीं बताया। अच्छा जी अब देख लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, इस सवाल के अंदर हमारे पास स्टोर के सप्लायर का पेबल आ रहा है ओपनिंग कितने का? 52। सप्लायर मतलब अकाउंट्स, पेबल, ओपनिंग आ गया 52। प्लीज बताओ उसका कोई क्लोजिंग है? 42। अच्छा भाई अब सवाल में देखते हैं जाके, हमारे पास पेमेंट टू सप्लायर आ रहा है जानी 265 का, ऐसा ही है? अच्छा भाई हमने यहां पे सर पेमेंट यहां पे दिखा दी 265 की, तो क्या मेरे पास परचेजेस आ गई कितने की? 255 हमने यहाँ पे लिख दिया। सर ये बैलेंसिंग फिगर है, ये कोई एक्सपेंस नहीं है, क्या ये 255 यहाँ जाएगा? ऐसा ही है सर। अब मुझे बताएं इसके रिलेटेड, नीचे कुछ लिखा हुआ भी था मुझे याद आ रहा है, वो कौन सी एडजस्टमेंट है भाई? ये 5 पे पहले टिक लगा देते हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम, अच्छा कैंटीन सप्लायर्स आउटस्टैंडिंग ये भी हो गया और 42 भी हो गया। अच्छा कैंटीन की सेल्स पे कितना परसेंट मार्जिन है? मार्कअप है, ओके। पहले जानी ये बता दो सीओजीएस कितनी? 290। अच्छा ये जो तुम्हें अभी बता रहा हूं उसको फोकस होकर सुनना। सर हमने कहा ये 290 रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को। सेल्स कितनी? यही है? अच्छा प्लीज अब सुनना यार, तुम जरा वहां पे कैश अकाउंट में जाके देखो, रिसीट साइड पे कैंटीन की सेल से पैसे कितने हैं? 3। यही तकरीबन यही अमाउंट आ रही है ना? अच्छा भाई तो हम ये कह लेते हैं इसको मैच करने के लिए ये कितना आ गया? अच्छा अब एक और चीज सुनना, एक चीज सिखा रहा हूं प्लीज सारे काम बंद, पहले समझो मेरी बात को। ऐसा भी हो सकता है कि बैंक अकाउंट में आपके पास 250 आते हैं, तो बाकी आपकी बैलेंस शीट में रिसीवेबल आ जाता। बाकी बैलेंस शीट में क्या आता? रिसीवेबल आता। इस केस में रिसीवेबल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सेल इक्वल टू कैश है और ये आपस में क्या हो रहे हैं? मैच हो रहे हैं। बात क्लियर है? चलिए जी ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा भाई सीओजीएस कितना? 290। तो जीपी कितना? 73। अच्छा आप मुझे बताओ क्या यहां पे कैंटीन के रिलेटेड कोई और एक्सपेंस दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, तो दैट मींस कि अब हमें इसके अलावा इसमें से कुछ माइनस नहीं करना। चलिए जी हमने इस पे भी टिक लगा दिया, इस पे भी जी ये भी हो गया। अच्छा भाई अक्रूड सैलरीज, ये बहुत अच्छी कॉमेडी की तुमने हंसाने की भरपूर कोशिश की, वेरी गुड, मतलब बहुत कोशिश की तूने, शाबाशी दी उसको थोड़ी सी, वेरी गुड यार, लड़के बहुत अच्छे, बहुत आगे जाएगा तू, सब तेरे पीछे होंगे। इधर
अच्छा भाई क्लोजिंग अप्रूव सैलरीज हैं कुछ बताया भाई। अच्छा भाई अब जरा पेमेंट अकाउंट से देखो जल्दी से, पेमेंट अकाउंट से देखो जानी क्या हमने कुछ सैलरीज और वेजेस की पेमेंट की है 85। तो सर हमने यहाँ पे 85 का कैश रिप्रेजेंट करके एक्सपेंस निकाल लिया, बैलेंसिंग फिगर कितना 999। अच्छा प्लीज अब खाली इतना बता दो कि ये जो एक्सपेंस है इसका ब्रेकअप दिया हुआ है, इसको यहीं बाइफरकेट करें ताकि पार्ट करने में आसानी हो। चलिए जी पहले पहले परसेंटेजेस बताओ, बस दो है ओके। ये कितना आ गया 59.4 और अच्छा ये जनरल फंड है और ये लाइब्रेरी फंड है, ऐसा ही है ना। चलिए जी अच्छा यही जो काम बच्चों आपने एक्सपेंसेस में किया है वो प्लीज यहां पे भी बता दें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए। यहां पे कितना परसेंट है 80% जनरल फंड है, अच्छा 20 जनरल है। ये कितना आ गया जानी 10.2। अच्छा जी देखो यार ये इसलिए ताकि हाथ के हाथ आप वहां पे जब पार्क करें तो आपके पास सारी फिगर्स अवेलेबल हो रेडिली, क्लियर है। अच्छा भाई सर ये आ गया हमारे पास अक्रूड सैलरीज भी डन हो गई। प्रीपेड रेंट की बात कर लेते हैं भाई। ओपनिंग कितना है जानी, क्लोजिंग पेमेंट कितनी हुई है 124, एक्सपेंस 150, इसके भी दो इससे परसेंटेज बताएं 75% और 25। हमने जनरल फंड में भेज दिया 157 का 75%, 117.75, 39 पॉइंट, यही है बेहतरीन है जी। अच्छा भाई अब अगर हम देखें प्लीज यहाँ पे फोकस होके तो सर ये भी डन हो चुका है। अच्छा अब इधर यूटिलिटी एक्सपेंसेस, क्या इसके अलावा आपके पास ये भी हो गया। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ ये जो यूटिलिटी के एक्सपेंसेस आ रहे हैं आपके पास क्या इसका कोई पेबल का अकाउंट है या सीधा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। चलिए जी ये 50-50 है तो सर इसके दो हिस्से बना दें जल्दी और यही है। अच्छा भाई प्लीज यार फोकस 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 इधर। अच्छा भाई अब ये कह रहा है कलेक्शन फ्रॉम कैश बॉक्सेस, ये कौन से फंड में जाएंगे, पक्की बात है बोला हुआ भी है इसने। ये जनरल फंड में चला गया। अच्छा भाई इसके आगे जो अदर एक्सपेंसेस हैं इसका कोई इसने रेशियो बताया है, नहीं सीधा कहां फेंक देंगे जनरल फंड में। अच्छा भाई आई थिंक पेमेंट साइड, अच्छा ये जो लाइब्रेरी एक्सपेंसेस हैं ये कौन से फंड में, इसको क्यों नहीं बांट रहे, इसको क्यों नहीं बांट रहे सर, है ही स्पेसिफिक एक्सपेंस तो इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना, तो सर सिंपल हमने कह दिया ये तो स्पेसिफिक है, ये आ गया सर स्पेसिफिक। अच्छा भाई अब अगर हम देखें फी इनकम, प्लीज मुझे बता दो फी इनकम के रिलेट कुछ नीचे बताया है, ये सीधा सीधा कहां फेंक देंगे, और इन्वेस्टमेंट इनकम इंडोमेंट फंड में पूरी की पूरी। अच्छा ये भाई इसके लिए नीचे कुछ इसने बताया है इसका इनकम का, कौन सी एडजस्टमेंट में आ रहा है भाई वो। अच्छा इन्वेस्टमेंट इनकम रिलेट्स टू 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इनकम स्टिल। अच्छा प्लीज एक बात सुनना है प्लीज सुनो, मुझे इनकम निकालनी है ये बात समझ लो हाँ, क्योंकि ये एंडिंग है इसकी। मुझे बताओ ऊपर इनकम पैसे कितने रिसीव हुए हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड
52। अब देखो इस सवाल में वो कह ही रहा है कि जो आपको पैसे रिसीव हुए हैं ये 80% है, तो इनकम ये रही होगी इससे ज्यादा। तो सर हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो यही है। तो सर हमारे पास 13 का क्या बुक हो जाएगा, रिसीवेबल बुक हो जाएगा। और ये कहां चला जाएगा जी, नहीं ये तो बैलेंस शीट में जाएगा ना, ऐसा ही है। सारी अकाउंटिंग हो गई जी, पक्की बात है। आई थिंक कोई इनकम और एक्सपेंस अभी बाकी नहीं है। आपके पास ये जो ओपनिंग बैलेंसेस थे, शुरुआत तो यहां से होगी ना, जब आप क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, ऐसा ही है जी। बल्कि अभी टाइम भी हो रहा है, तुम इसको कंप्लीट कर लोगे भाई, इसको प्लीज कंप्लीट कर लेना। मैं इसका सोल्यूशन भी भेज देता हूँ इस पीडीएफ के साथ, सही है जी। चलिए जी, मिलते हैं अगली क्लास में कल लाजमी, क्योंकि कल आपको रिवर्सल सिखाऊंगा डिस्क्लोजर के साथ, सही है जी। मिलते हैं।